बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान रोही। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसा आपका वीकेंड रहा? और यकीनन अच्छा क्या होगा। और हम अपने वीकेंड की बात करें तो एक ही छुट्टी आती है और एक ही छुट्टी में आपको बहुत सारे काम भी करने होते हैं, रेस्ट भी करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो एक ही रूटीन में होते हैं और उसके साथ साथ प्रोग्राम भी चल रहा होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपकी बाकी की भी चल रही होती हैं, तो सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है। बड़ा बिजी डे जो है वो मेरा तो गुजरा। आप अपना बताइएगा कि आपका दिन कैसा गुजरा। और इसके साथ साथ सुबह उठना, सुबह जो है और अगर आपको गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो क्या ही बात है, आपकी सुबह जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है और इसके साथ साथ जो है आपका मूड भी चेंज हो जाता है। चाय वैसे हर किसी की जो है वो फेवरेट होती है, बहुत कम लोग होते हैं जो चाय को नापसंद करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों की जो है ये फेवरेट होती है। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ जो है गेस्ट मौजूद होंगे। वैसे आज आप कह रहे होंगे बड़ा चेंज है, वो चेंज इसीलिए है कि मैं वही हूँ, हमारा शो भी वही है, सेट भी वही है। बस आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया कि थोड़ा सा जो है आपको बैठ बैठ के ज़रा थक गई थी। मैंने कहा थोड़ा आपकी मूवमेंट होनी चाहिए, थोड़ा अपने नाज़रीन के साथ जो है मज़ीद उनको चेंज भी लाना चाहिए। और ये चेंज हम आपसे जानेंगे कि आपको जो है ये चेंज कैसा लगा। और इसके साथ ही गेस्ट की तरफ भी बढ़ेंगे। मौसम के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो मौसम जो है वो अच्छा है, लेकिन गर्मी है, हब्स है, उसकी वजह से ज़्यादा फील आता है क्योंकि टेम्परेचर से ज़्यादा आपको फील आ जाता है, गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही होती है। और उसके साथ साथ हम बात करें, बारिशों का सिलसिला जारी है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो है नॉर्दर्न एरियाज़ में जो है वो बर्फ़बारी भी स्टार्ट हो चुकी हुई है और इसके साथ साथ सैलाब का भी खतरा है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने प्यारों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि जो पिछला हमने देखा सैलाब आया उसकी वजह से हमने काफ़ी नुकसान उठाया, जानी और माली। तो लिहाजा आपने अपनी भी फिक्र करनी है और अपने साथ जो आपके रिलेटेड लोग हैं उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और इसी के साथ प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी अलीशा शेराजी, जो है हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ट्रांसजेंडर सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं। मैं माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही जी हमारी रोही की रिपोर्टर अलिशबा आसिफ भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप अलिशबा? ठीक ठाक हैं? आज ऐसा लग रहा है कि हमारा सेट जो है बड़ा कलरफुल सा हो गया, नहीं अच्छा लग रहा है ना? ज़रा मैंने ऐसे पिंक पहना हुआ है और अलिशबा ने आज ऑरेंज और आपने मल्टी शेड, है ना? तो बड़ा अच्छा एक सेट भी वैसे जगमगा उठा है। अच्छा, अच्छे ब्राइट कलर हमेशा आपके मूड को भी अच्छे लगते हैं और आपकी पर्सनालिटी भी। वैसे ये बड़ा कम होता है, बहुत डार्क कलर किसी को पसंद होते हैं, किसी को बहुत लाइट कलर पसंद होते हैं, तो ये भी पसंद नापसंद पे जो है वो निर्भर है। आपको भी मेरे ख्याल में अलिशबा डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं ना? मुझे समर कलर्स बहुत पसंद है। हाँ, मुझे भी बहुत है। सतरंगी बन के फिरना ना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक। अच्छा जी, अलिशबा से तो हम जानेंगे इनकी बीट से रिलेटेड इनकी स्टोरीज होंगी, वो डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो है हम बात करेंगे अलीशा से इनकी सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से कि इस टाइम इनकी क्या एक्टिविटी चल रही हैं, ट्रांसजेंडर्स के हवाले से, उनकी फलाह बहबूद के हवाले से क्या काम हो रहा है, एजुकेशन के हवाले से क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये आज सब कुछ हम जानेंगे इस प्रोग्राम में। अच्छा, क्या हालचाल है? ठीक ठाक हैं? क्या हो रहा है आजकल? बहुत सारा काम हो रहा है ना? और वो सोशल मीडिया पे नज़र भी आता है, अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं जी अपनी अपनी डोमेन में। अच्छा, सोशल मीडिया के आने की वजह से ये एक ऐसा जो है प्लेटफॉर्म सबको मिला है जिसकी वजह से मेरे ख्याल में सबकी एक्टिविटीज़ जो है ना वो डबल से ट्रिपल हो गई हैं। ऐसे ही ना, वो सब आप जो है वो शो भी कर रहे होते हैं कि क्या क्या आप काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं या होने जा रही हैं। अच्छा, एजुकेशन के हवाले से आपका ज़्यादा वर्क है, तो उस हवाले से बताइएगा कि एजुकेशन पे क्या क्या काम हो रहा है। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर एजुकेशन के ऊपर, तो आज से 2 साल पहले हमने 7 जुलाई को जो जिस स्कूल का आगाज़ किया था मुल्तान के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर मैं उसको देखूं तो पूरे पंजाब में उसका नेटवर्क जो है वो वसी हो चुका है और गवर्नमेंट कम्युनिटी को ऑन करते हुए जो है डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अंदर जो है उन्होंने स्कूल बनाए हैं। और
70 साल के बाद आप कह सकते हैं एक रियासत एक माँ होती है, तो माँ ने अपने बच्चों को अडॉप्ट किया है, तो बड़ी खुशी महसूस होती है कि जब आप जैसे काबिल फ़हम लोग जो हैं हमें अपने साथ बिठाते हैं, हमसे बात करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि इसमें तालीम का बहुत बड़ा किरदार है। तालीम ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी को तब्दील करती है, बल्कि आपके साथ के लोगों की ज़िंदगियाँ भी तब्दील होती हैं और आपकी आने वाली जो नस्ल है उनकी ज़िंदगियों के ऊपर भी इफ़ेक्ट करती है। तो तालीम कह सकते हैं कि बेशक जिस तरह हमने किताबों में पढ़ा कि तालीम एक जेवर है, तो मैं समझती हूँ कि तालीम इंसान का जेवर है, खा वो मर्द है, औरत है या ख्वाजा सरा है। तो तालीम बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, फिर हम एक बात करते हैं, ख्वाजा सरा हमारे ही मुआशरे का हिस्सा है और उन्होंने हमारे साथ ही सरवाइव करना है। बात यह है कि हमारा जो एक नेगेटिव एक इमेज गया, उसकी वजह से जो है बहुत सारे लोगों को एक्सेप्ट करने में जो है वो जरा मुश्किल हुई। जी जी। अच्छा, अभी भी आप समझती हैं कि लोग जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं? आसमा, अगर पिछले एक डेकेड में देखें तो बहुत सारी तब्दीलियां पाकिस्तान के अंदर स्पेशली ट्रांसजेंडर्स को लेकर रुनुमा हुई हैं और उसमें ट्रांसजेंडर यूथ का जो रोल था वो बहुत नुमाया रहा है। अगर आप सोशल सेक्टर में देख लें, अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसीज का काम देख लें और इदारों का काम देख लें, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपने आप को मनवाया है। लेकिन अब मसला ये है कि हमारे पास स्पेसेस कितनी हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी औरतों के लिए भी उस तरह से सेफ स्पेसेस मौजूद नहीं हैं। तो कम्युनिटी की अगर बात करें तो अभी हमें टाइम लगेगा इस चीज़ को क्लेम करने के लिए, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि 50 मर्दों और औरतों में एक ट्रांस है तो ये हमारी बहुत बड़ी सक्सेस है, क्योंकि आपने इतने लंबे अरसे के बाद ऐसे लोगों को जगह दी है जिनको घर में भी जो है जगह नहीं मिलती। तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है हमारी जो यूथ है इंशाल्लाह वो चेंज करेगी इसको। और जहाँ पे एक्सेप्टेंस के लेवल की बात है तो एक्सेप्टेंस अब आ रही है, लेकिन अब मसला ये है कि हमारे जो वालिदैन, क्योंकि हमारा एक प्रॉपर खानदानी निज़ाम चलता आ रहा है, उसमें हम तब्दीलियां नहीं चाहते। ठीक है, हमने शुरू से मर्दों और औरतों को देखा है, हमारे लिए थर्ड जेंडर का जो एग्जिस्टेंस है उसकी मौजूदगी है वो थोड़ी सी परेशानी का सबब बनती है, क्योंकि उसका वजूद जो होता है सोसाइटी में हम समझते हैं कि ये खराबी का बायस हो सकता है। लेकिन अब जो पढ़े लिखे वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं और बड़ी खुशी महसूस होती है कि समटाइम पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और उनकी जो जेंडर आइडेंटिटी है उनके साथ ही उनको कबूल कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट हो चुका है। इट विल टेक टाइम, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम इसको अब इग्नोर करेंगे या आगे जाके इस पर कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, इस पर मजीद भी आपसे जानते हैं, अनिशबा से भी जानते हैं। अनिशबा, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक, आप बताएं। मैं ठीक हूँ, आप बताएं। आज फ्रेश हैं, मंडे का दिन जो होता है ना, जाहिर सी बात है आपकी दोबारा से वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। हाँ, मेरा तो वैसे सैटरडे ऑफ होता है, संडे ऑन नहीं होता है, तो मेरी संडे से वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, संडे को भी काम करना एक अलग ही है। वैसे सबका मोस्टली लोगों का ऑफ होता है और मोस्टली लोग जो काम कर रहे होते हैं बड़ा वो भी इंजॉय कर रहे होते हैं ना। वो भी संडे वाला दिन भी अच्छा होता है एज कम्पेयर टू मंडे। संडे को वर्कलोड कम होता है। तो गर्मी की क्या सूरत हाल है बाहर? जाहिर सी बात है गर्मी शदीद है। अगर धूप चली भी जाती है, बादल आते हैं तो खुशी नहीं मिलती, क्योंकि मजीद हब्स हो रही होती है। पिछले कुछ दिनों से तो आप बाहर निकलते हो, आपसे खड़ा नहीं हुआ जाता, आपकी 1 मिनट में स्वेटिंग हो रही होती है और काफी ज्यादा, क्योंकि हीट वेव भी है तो ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल मैं करती हूँ ताकि ठीक रहे, एनर्जी रहे बॉडी में, क्योंकि 5-6 घंटे अगर आपको बाहर काम करना है तो उस हवाले से ध्यान पहले रखना है। बिल्कुल, अपना ध्यान रखेंगे, सेहत अच्छी होगी तो काम भी कर सकेंगे ना। ऐसे ही है अनिशबा। अच्छा, इसके साथ साथ महकमा स्पेशल एजुकेशन, क्योंकि इनकी बीट ये स्पेशल एजुकेशन के हवाले से है, तो बात कर लेते हैं कि जो है उनकी जानिब से जो है ऑटिज्म सेंटर जो है वो पहला मुफ्त खुलने जा रहा है, उस हवाले से बताइएगा। अच्छा, अब बेसिकली ऑटिज्म सेंटर जो है, ऑटिज्म के शिकार जो बच्चे होते हैं तो उनको जो वालिदैन होते हैं पहले तो बताते ही नहीं है कि इनको ऑटिज्म है, या डॉक्टर के पास ही नहीं ले जाया जाता अगर बच्चे में कुछ पता भी चल रहा होता है। तो अब उसके लिए जो सेंटर बनाने का यही मकसद है, क्योंकि जो जहनी माजूर बच्चे हैं मुल्तान में एक उनका स्कूल है, तो उसी स्कूल में एक बिल्डिंग जो है अलॉट की गई थी और ये 2 साल पहले जो है मंसूबा शुरू करने का कहा गया था, मगर अब जाके वो कंप्लीट हुआ है। बजट्स की वजह से कुछ बीच में मसाइल पैदा हुए थे, फिर 1 साल उसको बनने में लग गया। तो जो प्राइवेट ऑटिज्म सेंटर होते हैं, अगर बात की जाए तो उनकी फीस हज़ारों में होती है अगर आपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवाना है। अब इनमें कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं कि कुछ में जो पाया जा रहा होता है वो ठीक हो सकता है, रिकवर हो सकता है, कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं कि जिनको वालिदैन को बताया जा सकता है कि आप घर में भी इस पे इस तरह काम करके इन बच्चों को ठीक कर सकते हैं।
तो ऑटिज्म सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से बनाना एक बहुत बड़ी नेमत होगी, वो भी मुल्तान जैसे शहर में, क्योंकि लोग जो हैं उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो पहले अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की जाएगी अगस्त के महीने से। अब अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेंगे वो सेंटर भी खोल दिया जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा किरदार जो होगा वो महकमा स्पेशल एजुकेशन का होगा, कि वो किस तरह उन बच्चों को स्कूल में लाते हैं। क्योंकि सेंटर तो खोल दिया गया, टीचर्स की ट्रेनिंग जुलाई के महीने में जारी है। जो टीम है लाहौर से बाकायदा बुलाई गई है, जो टीचर्स को ट्रेन कर रही है कि आपने इन बच्चों को कैसे पढ़ाना है। जो उधर स्कूल है जहनी माजूद बच्चों का, वहाँ पे भी अगर बात की जाए तो अब 120 प्लस बच्चे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जहनी माजूद बच्चों से आपको पता है, या तो घर में बांध दिया जाता है, या तो फिर उनसे भीख मंगवाई जाती है, उनको ले जाकर साथ उनको पढ़ाना, उनकी एजुकेशन। तो ये बहुत बड़ी बात है। पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि मेंटली चैलेंज जो बच्चे होते हैं, जैसे ट्रांस के लिए हमारे पास कोई स्कूल नहीं था, वैसे इन स्पेशल बच्चों के लिए भी कोई स्कूल नहीं था। इनको ये समझ दिया जाता है ये क्या पढ़ेंगे, अब इनकी पढ़ाई कैसे होती है, इनको बताया जाता है कि आपने अपने शूज कैसे बांधने हैं, सबसे पहले आपने अपना ख्याल कैसे रखना है, आपने बैठना कैसे है, ये सारी चीजें इन्हें बताई जाती है। इसी तरह जो ऑटिज्म का शिकार बच्चे होते हैं उनमें भी डिफरेंट कैटेगरीज होती है। तो जो टीचर होता है, उस्ताद होता है, उसके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है ऐसे बच्चों को संभालना। एज कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चे आप स्कूल में जाके पढ़ा रहे हैं, इसलिए पहले टीचर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। बेशक उन्होंने स्पेशल एजुकेशन में एमफिल किया होता है, मास्टर्स किया होता है, कोर्सेज किए होते हैं, मगर उनको ट्रेनिंग प्रैक्टिकली देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन बच्चों को संभालना आसान बात नहीं होता। तो अब वहाँ एक नॉर्मल बच्चे को संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। बच्चा शरारती होता है, फिर ये तो आप जिद करते हैं। तो अब जहनी माजूद बच्चों के स्कूल में आपको 18 इयर्स तक बच्चे मिलेंगे। अब 18 इयर्स का बच्चा जो है, अगर वो जिद करेगा, वो लेट जाएगा, आपको उसको कैसे डील करना है, बेसिकली आपको उसको प्यार से डील करना है। अब घरों में ये होता है कि इन बच्चों को गुस्सा दिखाया जाता है, क्योंकि ये बच्चे खुद ही स्पेशल है, तो वो उस चीज पे स्टबर्न हो जाते हैं, तो उनको इस तरह कंट्रोल नहीं किया जाता। तो अक्सर हम जो वालिदैन होते हैं उनकी तरफ से भी अगर 2 बच्चे हैं तो उनको वो निगलेक्ट किया जाता है, हालांकि इन बच्चों को ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है। तो इनके लिए एक स्कूल बनना इसलिए भी नेमत है, 8-9 घंटे से इनको इन पे तवज्जो दी जाएगी, जो कि घरों में नहीं दी जाती। फिर इनमें कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो पढ़ भी सकती हैं, इन्हें पढ़ाया जाता है कि आप हमें बताएं। कुछ बोल नहीं सक रही होती तो उन्हें स्पीच थेरेपिस्ट होंगे, वहाँ पे बोलना सिखाएंगे। बेसिकली आफ्टर स्कूल उनको ये पता चल जाएगा कि मुझे कैसे रहना है, मुझे कैसे बैठना है। और सबसे अच्छी बात यह कि उधर स्किल सेंटर भी बनाया गया है कि उन बच्चों को सिलाई कढ़ाई सिखाई जा रही है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं वो पिक नहीं कर पा रहे होते, तो उनके लिए हम लोग गोला देखते हैं जिसमें वो धागा लपेटा जा रहा होता है, जिससे स्वेटर्स बुनी जा रही होती हैं। तो उन बच्चों को छोटे छोटे काम सिखाए जा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े स्किल्स नहीं सिखा सकते उनको। तो अगर उनको ये भी सिखा दिए जाएंगे तो आफ्टर स्कूल वो कुछ अपना रोजगार कमा सकते हैं। कुर्सियां बुनना सिखाया जाता है, जो बच्चे इस काबिल हैं कि वो उसकी ग्रिप कर सकें। तो ये स्पेशल एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि अब ऑटिज्म के शिकार जो छोटे बच्चे उनको भी स्कूल में लाया जाए। तो क्योंकि माँ बाप छुपाते हैं, अक्सर नहीं बताते कि हमारा बच्चा जो है ऑटिज्म का शिकार है। और ये सबसे बुरी बात होती है कि छुपाना तो अलग चीज है, आप उसका इलाज भी नहीं करवा रहे। स्कूल में भेजना, डॉक्टर भी मौजूद होगा एक, तो बच्चे की देखभाल भी हो सकेगी और पता भी चल सकेगा कि बच्चे की कौन सी कैटेगरी है। वालिदैन को पता ही नहीं होता हमारा बच्चा कौन सी कैटेगरी में आया, ठीक भी हो सकता है या नहीं हो सकता। कुछ बच्चे ठीक हो सकते हैं, मगर क्योंकि उनका ट्रीटमेंट नहीं होता तो वो फिर उनकी बीमारी बढ़ती जाती है। तो ये बहुत बड़ा किरदार है। अगर ये अगस्त के बाद ओपन होता है सेंटर, जो कि होगा इंशाल्लाह, पर स्पेशल एजुकेशन इसमें अपना क्या किरदार अदा करती है, बच्चों को स्कूल कैसे लाती है, अवेयरनेस कैंपेन बेसिकली वो कैसे करेंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि उन बच्चों को स्कूल में लाना। और बिल्कुल फिर वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि अगर जब ये सेंटर खुल जाए तो फिर इससे फायदा भी उठाएं, बच्चों को लाजमी भेजें, बच्चे भी एजुकेट हो सकें, उनको भी पता चल सके। वो जाहिर सी बात है, अब वो भी हमारी लाइफ का हिस्सा होते हैं, जुड़ जाते हैं ना, इस दुनिया में आए हैं तो जाहिर सी बात है वो हमारी ज़ात का हिस्सा होते हैं। तो ऐसे बच्चों को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। तवज्जो प्यार जो है वो मेरे ख्याल में ऐसे बच्चों का ज़्यादा हक बनता है, तो लाजमी जो है उनको देना भी चाहिए और ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ जो है मौसम की जैसे बात हो रही थी, तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर।
हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, शहर ओलिया मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मुल्तान शहर में आज अलल सुबह से मौसम तो काफी ज्यादा खुशगवार और बेहतर हुआ है, लेकिन गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आ रहा है। अलल सुबह से ही हवा रुकने की वजह से हब्सज़दा माहौल और हब्सज़दा कंडीशन की वजह से मुल्तान शहर का दर्जा हरारत भी काफी ज्यादा बढ़ता हुआ मालूम हो रहा है। आज अगर शहर के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत आज मुल्तान का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी के तनासुब को देखें तो बारिशों की वजह से हवा में नमी का तनासुब गुज़िश्ता 4-5 दिनों से कदरे बेहतर है। आज भी हवा में नमी का तनासुब 72% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो कल और आज मुल्तान शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कदरे आलूदा है। 2 दिन पहले से एयर क्वालिटी इंडेक्स मुल्तान का कदरे बेहतर और साजगार था। आज मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 153 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। देखा जाए कि पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की क्या स्टैंडिंग है तो मुल्तान आज तीसरे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। गुज़िश्ता दिनों में मुल्तान शहर में मानसून बारिशों की वजह से मौसम काफी ज्यादा खुशगवार था। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिशों का सिलसिला जारी रहा था, लेकिन यह है कि मौसम कदरे बेहतर था। गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी देखने को आई थी, बढ़ता हुआ दर्जा हरारत जो था उसमें भी नुमाया कमी देखने को आई थी। लेकिन आइंदा 24 घंटों के हवाले से और आइंदा 3 रोज तक की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान और आइंदा 48 से 72 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। आज भी मुल्तान में हल्के बादल छाए तो रहेंगे, लेकिन बारिश का कोई ऐसा इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। 24 घंटों के हवाले से अगर बात की जाए तो आज शाम और आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और इसके साथ साथ जो है, अच्छा, जिस तरह एजुकेशन के हवाले से आपसे भी जानना चाहूँगी, बहुत सारे ऐसे लोग, जाहिर सी बात है, जो पेशावर होते हैं, जो अपना साथ साथ जो है रोज़गार का सिलसिला भी चला रहे होते हैं, आप क्या समझते हैं कि उनको एजुकेशन की तरफ लाना क्या एक मुश्किल काम है, और क्या वो आसानी से आ जाते हैं एजुकेशन की तरफ? देखें, बात करने में तो कोई हर्ज नहीं होता। हर मसले का जो हल होता है वो टेबल टॉक होती है। जिन लोगों को आपने दरवाज़ों से हमेशा भगाया है और जिनके साथ आपने हाथ मिलाने से गुरेज किया है, तो अगर आप उनसे बात कर लेंगे, चंद लम्हे उनसे प्यार से बात कर लेंगे, तो मेरे ख्याल में वो बात सुनते हैं। और मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है कि मेरे स्कूल के अंदर इस वक्त जो कम्युनिटी की मोस्टली लोग आते हैं, वो जो बैकिंग कर रहे होते हैं उसी एरिया के अंदर, वो लोग आ रहे होते हैं। तो हमने स्कूल का क्राइटेरिया ही ऐसा बनाया कि हमने उसके अंदर उम्र हुलिये की कोई कैद नहीं रखी। आप जिस गेटअप में आए, आप जिस एज में हैं, और आप बेशक पहले पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके, और आपका दिल है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं या हुनर सीखना चाहते हैं, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। अच्छा। क्योंकि अब देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो एज के उस ब्रैकेट में हैं जो पढ़ना नहीं चाहते एटलीस्ट वो, लेकिन क्योंकि शुरू से हम लोग क्रिएटिव होते हैं, हम लोग मेकअप अपना घर में करते हैं, ठीक है, उसके अलावा हेयर स्टाइलिंग है, उसके अलावा हम मोस्टली हाथ का कुछ काम होता है, कढ़ाई सिलाई। तो अगर ये चीज़ उनके पास होती है तो हमारी कोशिश है कि उनको पॉलिश करें और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिसके ऊपर खड़े होकर वो अपनी जो सर्विसेज हैं वो हमें दिखाएं और अपना जो उनका स्किल है उसको भी इन्हेंस भी कर सकें। तो उसमें हम ये करेंगे कि उनकी एक तो माली इमदाद करते हैं और उसके साथ साथ उनको गवर्नमेंट की तरफ से फिर आगे सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, ताकि कल कला को वो काम सीख जाते हैं। अगर कोई पार्लर का काम सीखता है तो वो अपना कोई अच्छा छोटा सा सेटअप बना ले, उसमें भी हम लोग उसकी हेल्प आउट करेंगे, गवर्नमेंट जो है उसको सपोर्ट करेगी। और उसके बाद अगर कोई कढ़ाई का काम तो उसको बुटीक का काम हम स्टार्ट करवा दें, या वो बच्चे जो सिर्फ लिखना पढ़ना चाहते हैं तो हमारी यही कोशिश है कि वो बच्चे जो है एजुकेशन का जो लेवल है उसको हासिल करें जो आम सोसाइटी के अंदर है, और वो बाकी काराम शहरियों की तरह जो है पाकिस्तान के अंदर जो है अपना किरदार अदा कर सकें। वो इंजीनियर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, वकील भी बन सकते हैं। पाकिस्तान खुशकिस्मत मुल्क है कि अभी हमारे पास एक एक कैटेगरी का बंदा मौजूद है इस वक्त ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में, लेकिन इस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि एक अकेला वकील पूरे पाकिस्तान में केस नहीं लड़ सकता, एक अकेली डॉक्टर जो है पूरा पाकिस्तान नहीं संभाल सकती। और दूसरी चीज ये है आसमा कि हमारे जो मसाइल हैं वो मर्दों और औरतों से थोड़ा पेचीदा होते हैं।
और उनको समझने के लिए भी आपको जो है कैटेगराइज किया जाता है। और उसमें जो है मैं समझती हूँ कि अगर कम्युनिटी का बंदा डॉक्टर या वकील या कोई भी अफसर बन जाता है बेहतर तो वो बेहतर समझ सकता है, बजाय इसके कि हम मर्दों और औरतों को उनके मुताबिक जो है ढालें। हाँ, ये जाहिर सी बात है, वो आपकी चीजों को, आपके मसाइल को बेहतर तौर पे सुनेगा भी और समझेगा भी, और उसी तरीके से डील भी करेगा। बिल्कुल ऐसा ही ये चीजें बड़ी जरूरी। अच्छा, फिर एजुकेशन भी जरूरी है, साथ साथ आपकी जर्नी कैसी रही, थोड़ा आपके बारे में भी जानना चाहिए। आसमा, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस फॉर एवरीवन। तो जिंदगी का जो आगाज होता है, मैं समझती हूँ हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल था। शुरू में तो घर वालों की सपोर्ट थी, लेकिन उसके बाद जो मेरा कॉलेज का आप दौर कह रहे हैं, वहां से मेरी असल स्ट्रगल जो थी वो स्टार्ट हुई थी। सही। जब आपको फैमिली डिसऑन कर दे और आपको फिर शेल्टर भी, फूड भी चाहिए, आपको कपड़े भी चाहिए और आपने साथ साथ तालीम भी हासिल करनी है, तो बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप नॉर्मल रूटीन में बच्चों को देख लें तो एक बच्चा जो है अपनी फैमिली सपोर्ट के अलावा ना तो वो पढ़ सकता है, ना वो तालीम हासिल करके आगे नौकरी हासिल कर सकता है, और ना ही मुआशरे में अपना उस तरह से रोल अदा कर सकता है जो बाकी लोग करते हैं। तो हम लोगों की स्टोरियां कुछ सेम ही होती हैं, बैक थोड़े से हमारा बैकग्राउंड चेंज होता है। तो मेरी स्ट्रगल का आगाज कॉलेज से ही हुआ था, और उसके बाद जब फैमिली से डिसऑन हुई तो उसके बाद मैं अपने आबाई इलाके से मूव करके मुल्तान आई। तो जब यहाँ पे कम्युनिटी के हालात देखे तो बहुत ही बुरे थे। और वही यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे, आपकी जर्नी के बारे में लाजमी सुनेंगे। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी, हम बात कर रहे थे, अच्छा अभी ब्रेक पे भी बात कर रहे थे, माशाल्लाह से ये पीएचडी भी कर रही हैं, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या ये पढ़ने का बहुत कम लोगों को जुनून होता है ना इस तरीके से कि कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। मुझे ना बचपन में एक्चुअली टीचर बनने का शौक होता था। अच्छा। मेरी फैमिली में एक तो टीचर थे, तो यही था कि जब मैं मुल्तान आई तो मैंने देखा तो वही टिपिकल चीजें चल रही थी आसमान, जो हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं, बैगिंग है, डांसिंग है और बाकी ये बेसिकली तो यही से तो मुझे टीचर बनने का शौक था। मैं चाहती थी कि मैं अपने आप को चेंज करूं। तो आसमा, मैंने भी वही पेशे अपनाए जो कम्युनिटी ने अपनाए हुए थे। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं ऑन करती हूँ इस चीज को, लेकिन मैंने उनसे जो चीजें कमाई थी, मैंने जो पैसा कमाया ना, वो मैंने अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया है। मुझे किसी डोनर ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं थी, मुझे किसी फ्रेंड की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं थी, मतलब मुझे शौक था पढ़ने का। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता लगी रही। हुआ यूं था कि ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का गैप आया, फीस इकट्ठी की, फिर मैंने बीएड किया, फिर मैंने फीस इकट्ठी की, फिर मैंने मास्टर्स किया, फिर उसके बाद पैसे इकट्ठे किए, फिर मैंने एमफिल किया। अच्छा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह खुशी महसूस होती है कि मैं पढ़े लिखे लोगों में मेरा शुमार होता है और मैं अच्छे लोगों में उठती बैठती हूँ। तो मैं समझती हूँ कि जो आपके अंदर का इंसान है, जब तक वो नहीं जागता, आपको ज़ाहिरी दुनिया तब्दील नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे। चेंज जो होता है वो आपके अंदर से स्टार्ट होता है। जब आप अपने अंदर पॉजिटिविटी फील करते हैं और आप चाहते हैं कि आपने मुआशरे में अपना किरदार अदा करना, तो मैं 2 वक्त की रोटी तो खा रही हूँ ना, 2 वक्त की रोटी हर कोई खा रहा है, सोते भी हैं हम लोग, कपड़े भी पहन लेते हैं, लेकिन आपका जो लाइफ का स्टैंडर्ड है ना, वो जो अचीव करना पड़ता है, उसके लिए आपको थोड़ी सी तगदो करनी पड़ती है। और मैं समझती हूँ कि उसमें आपको सपोर्टर भी मिल जाते हैं, आपको अच्छे दोस्त भी मिलते हैं। मुझे भी कुछ अच्छे दोस्तों का सहारा मुयस्सर रहा है। मैं और उसके अलावा मेरे टीचर्स की दुआएं थी मेरे लिए। मैं जिस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ी हूँ और मैं आज जिस मुकाम पे बैठी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे असातिज़ा जो थे उनका बहुत बड़ा किरदार है, ये उनकी दुआएं हैं। तो मैं टीवी शोज पे अक्सर यही कहती होती हूँ कि उस्ताद की बहुत ज्यादा इज्जत किया करें, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा था कि उस्ताद कौम का मुमार होता है। अब मुमार तो मिस्त्री को कहते हैं, मिस्त्री तो बिल्डिंग्स बनाता है। तो जब हम, जाहिर सी बात है, आपकी शख्सियत को बनाता है। तो जब हम बड़े हुए तो उस चीज को समझा, यार उस्ताद मिस्त्री कैसे हो सकता है। वो ऐसे मिस्त्री होता है कि वो जब निखारता है, वो आपकी ज़हनियत को तब्दील कर रहा है, वो आपकी तरबियत को तब्दील कर रहा है। तो बाद में उस्ताद का रुतबा आप देखिए, तो माँ बाप के बाद जो रुतबा है मेरे ख्याल में वो असातिज़ा का है, और आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप दुनिया में कुछ बनना चाहते हैं तो अपने असातिज़ा की जरूर इज्जत करें। ये मैं ये नहीं कह रही कि आज मैं खुद उस्ताद हूँ, लेकिन हमारा जो है, देखिए, ये हमारे दीन में भी है और हमारी सोसाइटी में भी अपनी एक वैल्यू है। और फिर हम पैगंबरों से बात करें तो वहाँ से ये स्टार्ट है। तो ये तो यूं समझ लें कि हम अब आज जाके बहुत सारी चीज़ों को लाइट लेना स्टार्ट हो गए हैं ना, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और फिर जब हम अक्सर बात करते हैं तरबियत का फुकदान, तो वो कहीं ना कहीं नजर आता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो आजकल एजुकेशन सिस्टम है ना, वो तालीम तो दे रहा, तरबियत नहीं दे रहा। तरबियत की हमें बहुत जरूरत है। बिल्कुल, इस पर मजीद भी बात करते हैं। इसके साथ ही अलिशा से जानेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो है छुट्टियों में जो है वो क्या काम जारी हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में छुट्टियां जो है वो थोड़ी इंजॉय करने के लिए भी होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ काम भी ज़रूरी है।
ये जैसे हमने पहले भी बात की थी, करिकुलम जो चेंज हुआ है, निसाब की जो तब्दीली है, तो ये बहुत बड़ा एक, इसे अच्छी चीज़ भी कह सकते हैं, बुरी चीज़ भी कह सकते हैं। अच्छी चीज़, अगर आप किसी भी सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हो तो पहले ये भी देखो, अगर हम अपग्रेड करके मैं आपके हाथ में किताब दे रही हूँ कि आपको इसको पढ़ाना आएगा या नहीं आएगा। बार बार ये डिस्कशन इसलिए जारी रहती है क्योंकि बच्चे और टीचर्स दोनों परेशान हैं। एकदम से आपने एक टीचर 25 साल से माशरती उलूम उर्दू में पढ़ा रही है, उसको इंग्लिश में बुक पकड़ा दी है, तो वो कैसे उसको पढ़ा सकेगी? अब ये उसके लिए भी एक चैलेंज होगा। ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ाना नहीं आता या कुछ, उसकी ट्रेनिंग नहीं की आपने पहले और आपने उसके हाथ में माशरती उलूम की बुक पढ़ा दिया। एक बच्चा जो सरकारी स्कूल में उर्दू में पढ़ता आ रहा है, आपने कहा जी 6 से लेके 8 तक जो किताब थी वो तब्दील हो जाएगी और वो इंग्लिश में पढ़ना है, एकदम से बच्चा इंग्लिश पे कैसे कन्वर्ट होगा? और जबकि टीचर कंफ्यूज है, जब तक टीचर नहीं ट्रेनिंग हासिल कर सकेगी। इसी तरह अब जो छुट्टियां हुई हैं, छुट्टियों में होमवर्क, आपने होमवर्क दे दिया और आपने बोला है कि स्कूल खुलते ही एग्जाम्स होने हैं, हर स्कूल में ऐसे ही होता है। तो जब स्कूल खुलते ही एग्जाम्स होंगे, करिकुलम में बहुत सारी चेंजेस आई हैं, इंग्लिश की किताब चेंज की गई है, लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज को ऐड किया गया, दोनों मिक्स की गई हैं। बच्चे कंफ्यूज हैं, टीचर खुद कंफ्यूज हैं, इवन के उनको वोवल्स पढ़ाने में मुश्किल हो रही थी। मैं रिपोर्ट बनाने गई थी तो वो टीचर मुझे कह रही थी कि मैंने एमफिल किया हुआ है इंग्लिश में, पर ये स्पेशलाइजेशन होती है लिंग्विस्टिक की अलग और लैंग्वेज की अलग, तो मैं कैसे दोनों पार्ट्स पढ़ा सकती हूँ? इसी तरह जो कंप्यूटर की किताब है उसकी जो तब्दीली की गई है, अब सरकारी स्कूलों में क्या आपको लगता है कि बच्चे डेली एक आईटी लैब में जाकर कंप्यूटर्स के साथ वो उनको सिखाया जाता होगा? नहीं, पहले आप किताब में पढ़ना तो सिखाओ। 6th क्लास के बच्चे को आप कैसे ईमेल जनरेट करना सिखा सकते हो? अब वो सिर्फ पढ़ रहा है, इट इज अबाउट कि आप क्रैमिंग करा रहे हो और बच्चे को बता नहीं रहे ये बेसिकली है क्या। अब वो क्रैमर बन रहा है, क्रैमर भी बन जाएगा तो टीचर से अगर क्वेश्चन करता है क्लास में तो उसको नहीं पता। अब क्लास में जो इनके टॉपर्स बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर बात की जाए, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब उन बच्चों से बात की जाती है, वो कहते हैं अगर हम टीचर से पूछते हैं तो टीचर नहीं सही जवाब देती। और ये टीचर खुलेआम बात करते हैं कि हमारी ट्रेनिंग्स करते हैं, फिर निसाब की तब्दीली करते हैं। नो डाउट उन्होंने जो करिकुलम चेंज किया है वो काफ़ी अच्छा है। अब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जो टीचर्स हैं वो फिर भी उसको थोड़ा बहुत पढ़ाना जानते हैं, पर उधर भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन चल रही है कि किताब में क्या तब्दीली की गई है, क्योंकि आप यकसा निसाब पढ़ाएंगे, जो कोई भी स्कूल होगा, प्राइवेट हो या सरकारी हो। पर सरकारी स्कूल के जो बच्चे, अब 1100 स्कूल हैं डिवीजन में, मुल्तान डिवीजन में, अब 1100 स्कूल में कितना बच्चा पढ़ता है? उन सारे बच्चे तो परेशानी का शिकार हैं, पढ़ाने वाले खुद परेशानी का शिकार हैं। अब बच्चे पेपर देंगे, जब पेपर दे के रिजल्ट आएगा फर्स्ट टर्म जिसे कहेंगे हम साल का, अब आप मुझे बताएं कि वो क्या नतीजे आएंगे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के। अब ये वो बच्चे होते हैं जिनके घरों में ना तो कंप्यूटर है, जिनके माँ बाप ना तो मेजॉरिटी के ना तो इतने पढ़े लिखे हैं, और ना ही वो बच्चे छुट्टियों में ट्यूशन अफोर्ड कर रहे हैं कोई, तो उनके पास जो भी है वो किताब है। बेसिकली कह दिया गया कि कोई भी मसला हो तो टीचर्स के नंबर दे दिए गए हैं हमने, आप स्कूल आ सकते हैं। अब कैसे एक बच्चा टीचर को कांटेक्ट करेगा जिसके पास घर में ये सहूलत अवेलेबल नहीं है? और जब तक मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर पढ़ रही हूं मैं, पर उसको प्रैक्टिकली करना नहीं सीखी तो मुझे कुछ भी नहीं आएगा। और 6th क्लास में कितना बड़ा बच्चा पढ़ता है जो एकदम तब्दीली को डाइजेस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? अच्छी तब्दीली अगर आप ला रहे हैं तो पहले उसको अच्छा, उसके बारे में पहले तो आप ट्रेन करते पहले कि आपने। और सबसे बड़ा इशू ये आया था कि किताबें तब्दील की गई और स्कूलों में एक माह तक किताबें नहीं थी प्रॉपर बच्चों के पास। आपने किताबें नहीं भिजवाई बच्चों को, क्योंकि अब गवर्नमेंट देती है ये बुक्स जो है ना गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, तो आपने किताबें नहीं भिजवाई। बच्चे अब किससे, मैं क्लास में बैठ के इससे कितना लेके पढ़ लूंगी या कैसे शेयरिंग कर लूंगी? तो प्रॉपर क्लासेस में पूरी किताबें ही मौजूद नहीं थी। और अब छुट्टियों में जो है डिपार्टमेंट जो है डेंगू पे ध्यान दे रहा है, डेंगू कंपेन जो चल रही है वो स्कूल में नॉर्मली चलती रहती है पर छुट्टियों में ज़्यादा चल रही है। स्कूल की तज़ीन और आय जो छोटी मोटे काम होते हैं वो किए जा रहे हैं ताकि बच्चे जब स्कूल आए तो स्कूल में कोई मसला ना हो। स्कूल सरबराहान जो है उनकी कोई छुट्टियां नहीं होती, स्कूल प्रिंसिपल की कोई छुट्टियां नहीं होती, स्कूल प्रिंसिपल आता है तो स्कूल प्रिंसिपल आता है, दर्जा चारम के जो मुलाजिम हैं वो भी आते हैं स्कूल में, तो इन लोगों की कोई छुट्टियां नहीं होती। तो स्कूल में बेसिकली ये काम चल रहा है। और जो अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिस की बात की जाए तो उधर ये जो डिफरेंट मंसूबे हैं उनके
रिगार्डिंग तकरीबन रोज मीटिंग हो रही होती है। पर मुझे लगता है कि हम पर्सनली एक बहुत बड़ा इशू जो हम सब काम किस लिए कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए। हाँ। बच्चों की पढ़ाई को ही हम निगलेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जब उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा फिर काम हाँ, क्या कर रहे हैं। तो अभी आप देखिएगा तो कि इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा जब हमारे पास फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आएगा, छुट्टियों के बाद जब पेपर होंगे, क्योंकि बार बार टीचर्स खुद वोकल हो रहे हैं, टीचर खुद बोल रहे हैं कि आया हमें इस निसाब से प्रॉब्लम हो रही है, निसाब बुरा नहीं है पर लेकिन हमें पढ़ाने में उनको जो है वो दिक्कत थोड़ी सी हमारी ट्रेनिंग। अब इसका ये था कि आप छुट्टियों में टीचर्स को ट्रेन कर देते, इतना ट्रेन कर देते कि जब वापस आते बच्चे तो वो उनको पता उनको होता है आसानी हो जाती है। हाँ, जैसे आपको होगा कि अर्ली एजुकेशन के लिए जो इन्होंने इसी प्रोग्राम स्टार्ट किया था छोटे बच्चों के लिए, तो उसके लिए भी पहले साल में बड़े फ्लॉज आए थे। उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट की थी डिपार्टमेंट की जानिब से, क्योंकि रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे थे। टीचर्स को नहीं पता था छोटे बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, उन्हें कैसे पढ़ाना है, क्योंकि उधर गैजेट्स दिए गए थे डिफरेंट। किताब एक इंट्रोड्यूस करवाई गई थी जो कि उसकी जो लागत है उस किताब की 5 से 6 हजार रुपए है। सही। तो उस किताब को कैसे यूज करना है टीचर को नहीं पता, बच्चों को कैसे पढ़ाना है टीचर को नहीं पता, तो टीचर कैसे रिजल्ट देगा? टीचर की कोई गलती नहीं है इसमें। अच्छा, फिर बाद में हम यही कहेंगे देखिए जी इतने बच्चे जब गलती हो गई, पूरा साल हमने काम किया, उस पे गलती हो गई, फिर हमने टीचर्स की ट्रेनिंग की। तो अभी एक असल में हमारे पाकिस्तान का ना अलमिया है, ये बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ चीजें जो हैं वो पहले अनाउंस कर दी जाती हैं, बता भी दिया जाता है, प्लानिंग्स भी हो जाती हैं, अच्छा फिर उसके पर कभी अमल दरामद नहीं होता। उसके बाद जो है टीचर्स के, अच्छा एजुकेशन एक ऐसा हम समझते हैं कि हमारी जो बेसिक चीज़ है, हमारी इन्हीं चीज़ों के पर आज तक जो है उस तरीके से सही तरीके से तवज्जो ही नहीं दी गई। चाहे हम स्पेशल बच्चों की बात करें, चाहे हम दूसरे एजुकेशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो है आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो नजर आएंगी। आसमा, आपको पता है आर्मी के बाद अगर कोई महकमा है जिसमें सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं वो एजुकेशन का महकमा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं। तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, मेरे ख्याल से छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले उनको एक तो लाते हैं। कुछ हमारे मुल्तान के जो प्रिंसिपल है उनकी तारीफ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि करनी चाहिए भी है, क्योंकि कुछ प्रिंसिपल है मैं पर्सनली जाती हूँ कवर करने, देखती हूँ, तो उन बच्चों को लाया जाता है क्योंकि इनको किताबें, यूनिफॉर्म, जूते दिए जाते हैं ना। तो इस हवाले से वो अपनी पॉकेट मनी से कुछ टीचर्स और प्रिंसिपल मिला के उन बच्चों को, जो मजदूर बच्चे काम कर रहे होते हैं, उन्हें पैसे देते हैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ने के लिए। एक बच्चा जो है वो बाबा आइसक्रीम पे काम करता था, उसके मैट्रिक में 1012 मार्क्स आए थे। तो फिर वो जब हम लोगों ने उसका इंटरव्यू दिया तो फिर पता चला कि जो स्कूल सरबराहान थे वहाँ के, तो वो उधर कलेक्शन करते थे और उसके अब्बू को 8000 या 9000 महीने के देते थे कि आया इस बच्चे को प्लीज भेजो पढ़ने के लिए, हम आपको पैसे देंगे। तो ये दोनों साइड से चीजें चलती हैं कि आपको वालिदैन को भी समझना चाहिए, पर अवेयरनेस की कमी है। वो कहते हैं बच्चा 8-9 हजार कमा लेगा, मैं क्यों भेजूं स्कूल? यही तो बात है। फिर हमारे यहाँ जो मुल्की और सियासी सूरत हाल चल रही है ना, उसकी वजह से भी बहुत सारे मसाइल हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही अच्छा, जिस तरह हम फलाह बहबूद के, ट्रांसजेंडर की फलाह बहबूद के हवाले से लाजमी बात करेंगे कि उनके हवाले से क्या काम हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है जो लोग बीमार हो जाते हैं उनका इलाज कैसे किया जाता है, थोड़े से इस हवाले से भी बताइए क्या क्या मसाइल हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और हुकूमत भी इसके ऊपर जो है वो तवज्जो करे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ आसमा, जैसे हम लफ्ज़ ट्रांसजेंडर लेते हैं ना तो लोगों का एकदम इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। लोग इस पे बात करना चाहते हैं, लोग मतलब सुनना चाहते हैं इसके मुतालिक ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सोसाइटी में कुछ ऐसे बैरियर्स बना दिए गए हैं कि हम लोग एक लिमिट में हो जाते हैं और उसके बाद हम लोगों की तरफ बढ़ ही नहीं पाते। बहुत सारे इदारे हैं जो फलाह बहबूद के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है और उसके अलावा उनका इनहेरिटेंस के मसले हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उस तरह से जो इम्पैक्ट्स हैं या जो रिजल्ट्स हैं उस तरह से नहीं आ रहे। उसकी वजह यह कि कम्युनिटी का जो ट्रस्ट है सोसाइटी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा कम है। सही। मतलब अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं एक आम मर्द और औरत पे उस तरह से भरोसा नहीं कर सकती जितना मैं अपनी एक फेलो के साथ कर सकती हूँ भरोसा ना। तो फलाह बहबूद का काम तो जारी है, बहुत सारे इदारे काम भी कर रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कहीं जाके ना कुछ फ्लॉज हैं और कुछ गैप्स हैं जो कि कम्युनिटी की तरफ से भी हैं। देखिए, गवर्नमेंट का काम होता है ऑन करना, आगाही देना, इदारों का काम होता है आगाही देना। तो हमारा ये काम है कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें,
उस हाथ को थामे जो हाथ हमारी तरफ बढ़ रहा है। मसला ये है कि हमें वो हाथ नजर नहीं आते। हम उन हाथों की तरफ बढ़ते हैं जिनमें वक्ती तौर पे कुछ चीजें होती हैं जो हमें थमा देते हैं और हम खामोश हो जाते हैं। लेकिन हम उन हाथों की तरफ नहीं बढ़ते जिनके हाथों में और होता तो कुछ नहीं, लेकिन वो एक सहारे का जो लकीर होती है जिसको आप थाम सकते हैं जिंदगी भर के लिए, तो हमें उसका जो फ्यूचर में इम्पैक्ट होता है वो नजर नहीं आ रहा होता। तो कह सकते हैं कि फलाह बहबूद में जहाँ पे सोसाइटी का रोल है वो अपना अदा कर रही है, लेकिन यहाँ पे मैं टीवी चैनल के तवज्जुह से कहूंगी कि कम्युनिटी को भी अब अपना किरदार अदा करना चाहिए। वो लोग जो आपकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं उनके रिस्पेक्ट करें, उनके साथ उठें बैठें, उनके साथ अपने मसाइल शेयर करें, क्योंकि जिस तरह से जिद्दत पसंदी आ रही है, जिंदगी के हर शोबे के मसाइल तब्दील होते जा रहे हैं। हम पिछले 10-12 सालों को उठा के देख लें तो पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसी पिछले पाकिस्तान में ही रह रहे हैं। कम्युनिटी अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहती ना, ये हमारा एक मॉरल वैल्यू है हमारी जिंदगी का कि हमें अब अगली तरफ जाना है। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी गुजार ली है, देखें मैं अब अपने बच्चों जो यूथ आएगी मैं उसका सोचूंगी, हमारी अपनी औलादें नहीं होती, ठीक है, लेकिन जिस तरह हम लोग गुरुओं के पास आए हैं या उन लोगों के पास आए जिन्होंने हमें हमारे हाथ थामे हैं, तो ये हमारा इखलाकी फर्ज बनता है कि हम अपनी यूथ को उस तरह से ट्रेन करें कि वो पाकिस्तान में आने वाले कल का हिस्सा बन सके। हम उनको एक्सक्लूड मत करें, हम उनको इंक्लूड करें, उनको समझाएं। गुरु जो हजरात हैं हमारी, हम सॉरी टू से किसी को बुरा भी लगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम्युनिटी की स्ट्रेंथ पे काम नहीं कर रहे, जो यूथ के ऊपर काम नहीं कर रहे, जो तालीम के ऊपर कहते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए तालीम, हमने ऐसी जिंदगी गुजारनी। भाई आपने ऐसी जिंदगी क्यों गुजारनी है, आपका क्या कसूर है? अच्छा, कुछ लोग, मैं अभी जिस तरह हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे निशा, कुछ लोग जिस तरह आपकी कम्युनिटी के हवाले से हम बात करें तो जो लोग बैगिंग करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा, वो तो इस चीज़ से बाहर नहीं निकलते। वो कहते हैं कि हम ये चीज़ें जो हैं वो हमारे में रच बच चुकी हैं, अब हम इस चीज़ से निकल नहीं सकते। और फिर हमारी जाहिर सी बात है, बेसिकली तो आपका आमदन का ही वो एक सिलसिला है कि भी आप जिस जगह जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे। अच्छा, ऐसे लोगों को कन्विंस करना और उनके हवाले से काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। आसमा, अगर आप बैगिंग की बात करें ना, तो बैगिंग के अंदर जो है ना एज ब्रैकेट के जो मतलब ज्यादा एज ब्रैकेट के लोग हैं वही हैं, और उसकी वजह यही है कि पिछले 50 सालों से 40 सालों से जो वो एक लाइफस्टाइल गुजारते आ रहे हैं, अब उसको तब्दील ही नहीं करना चाहते, जबकि इसको तब्दील करने की शिद्दत से जरूरत है। डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया है। अगर आपको अब सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है तो आपका इखलाकी फर्ज बनता है कि आप अपने आप को तब्दील करें, लेकिन इसमें अभी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसमें जो आने वाली आपको भी फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा, जाहिर सी बात है। ऐसे कम्युनिटी के लोगों के साथ भी थोड़ी सी नोक-झोंक तो फिर चलती होगी। आसमा, मैं एक बात, अगर मैं एक्टिविस्ट हूँ, मैं हर दरवाजे पे जाती हूँ, काम करते वक्त आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बीइंग ए कम्युनिटी मेंबर मुझे भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वहां पे जाके। समटाइम ऐसा होता है आप उनसे बात ही नहीं कर पाते, वो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते, तो बड़ा मुश्किल होता है वहां पे उनको मनाना, उनकी काउंसलिंग करना स्पेशली। और काउंसलिंग फिर इस तरह से नहीं है कि आप रोड पे मिले तो उनको घंटा समझा दिया है नहीं, उनके साथ आपको सेशन करने पड़ते हैं, आपको फोन पे एंगेज रखना पड़ता है, आपको एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करना पड़ता है जब तक उनका इंटरेस्ट लेवल बिल्ड नहीं हो जाता। अगर मैं स्कूल की ही बात करूं तो स्कूल के पीछे मेरी बहुत बड़ी स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि अब 50+ बच्चे हो गए हैं तो ये ऐसे ही हो गए, जाहिर सी बात है, इनको भी आपको जमा करते हुए काम किया, हमारी पूरी टीम मौजूद थी, हम लोग कम्युनिटी में सेशंस करवाते रहे, कम्युनिटी को एंगेज करते रहे, गाहे बगाहे घर में बुलाती रही हूँ, छोटी मोटी पार्टी रख ली, गैदरिंग रख ली, ताकि उन लोगों का जी जो है उसमें लगे, वो जो चीजें उनका इंटरेस्ट है उस पर पैदा हो, उसके बाद हम अपना मुद्दा बयान करें। मैंने पहले भी बताया कि टेबल टॉक बहुत अच्छा जरिया अगर किसी के साथ आपने बात को मनवाना है ये तो है, ये तो बेस्ट है ना कि टेबल टॉक अगर आपने किसी से बात करनी है। और तो वो फलाह बहबूद का काम चल रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी दोनों तरफ सोसाइटी और कम्युनिटी को अपना रोल निभाना चाहिए, और इंशाल्लाह निभा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि लोग, अब हम मार्केट्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, तो आम शहरियों की तरह हम लोग भी जो ट्रीट किए जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब ये एक्सेप्टेंस का एक लेवल है, और वो इस वजह से शुरू हुआ है कि आपकी विजिबिलिटी, आपके रोल मॉडल्स आए हैं। इससे पहले लोग इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहते, तो उनका तो वो तो यही कहते हैं कि ये नाचने वाले हैं या भीख मांगने वाले हैं ना, लेकिन अब उनको ये भी पता चला यार ये न्यूज एंकर भी रह चुकी है, यार ये लोग पढ़ सकते हैं, ये डॉक्टर, मतलब इस तरह से चीजें चेंज होती हैं। तो मसला ये है, वो कम्युनिटी को भी थोड़ा सा विजिबल होना है, अपना फेस लेके आना है कम्युनिटी, बाहर सोसाइटी में लोगों को मनवाना है, आपने बताना है, उनको बिठाना है कि हम लोग आपके दरमियान से हैं, हमको गूगल या यूट्यूब से तो डाउनलोड नहीं हुए है ना हमें भी तो उसी माँ ने पैदा किया है ना। बिल्कुल, तो ये हमारा भी इखलाकी फर्ज है कि हम लोगों के साथ अपनी एंगेजमेंट्स को पावरफुल करें।
हम देखिए आज तो उसके लिए भी जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं अपनी जो है, जिस तरह आपने कहा ना कि आपको अपनी एफर्ट्स जो हैं वो फिर कर देनी पड़ती हैं, फिर आपको जो तभी आपको उसका फल मिलता है ना। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, जब तक आप हिम्मत नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर मुआशरा भी फिर आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगा। बिल्कुल, आप एक तो फिर चेन में चल रहे हैं तो मुआशरे तो वही कहना भाई ये हैं ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी हम बात करें तो अभी उनको भी खुद को भी ठीक करने की बड़ी जरूरत है। अच्छा, कुछ आपकी कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं, बात की वजह की जाहिर सी बात है कि अगर आप उनको नहीं देते तो वो अखीर किस्म की बद दुआएं और आपको वो पीटना शुरू करेंगे। अल्लाह डर जाते हैं कि यार ये बंदा जो है क्या बातें कर रहा है। फातिमा, ये ना रोज वैसे शिकायतें ये मुझे भी सुनने को मिली हैं कि लेकिन अब मसला ये है कि वो लोग जिस लाइन पे लगे हुए हैं उनको हटाने में बहुत टाइम लगेगा। वो लोग ड्रग्स एडिक्टेड हैं बेसिकली, तो उनका दिमाग और उनका जिस्म सुन्न हुआ, वो तो उन्हें पता ही नहीं होता वो क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो इसकी वजह से मैं समझती हूँ जो इम्पैक्ट आता है वो सोसाइटी में बैड इम्पैक्ट ये आता है कि लोगों का जो कम्युनिकेशन गैप है वो हमारे से ज्यादा हो जाता है। वो यही कहते हैं कि इनको तो बात करने की तमीज ही नहीं है ना। अगर आप जान छुड़वाते हैं, कहीं पे भी नजर आए तो आप फौरन भागते हैं, यार यहाँ से भागो। अगर आप प्यार से बात करें, मिलें, तो मैं आप पैसे ना दें, लेकिन अगर आप उसको इखलाकन प्यार से भी बात किसी के साथ करते तो मैं समझती हूँ नेकी की नेकी है और आपका जो अंदर का एक इंसान है वो जागता भी, आपका जमीर झंझोड़ता है इस चीज। और ये रवैयों को भी बेहतर करने की बड़ी जरूरत है हमारी इसके ऊपर। अच्छा, इसके साथ ही जो है अलिशबा आपसे जानेंगे स्कूल हेल्पलाइन के हवाले से जो है वो लाजमी बात करेंगे कि उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये भी ज़रा बता दें क्योंकि अवेयरनेस के हवाले से बात हो रही है। तो और इसके साथ साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो बिल्डिंग है वो कब तक तैयार हो जाएगी? चाइल्ड प्रोटेक्शन की बिल्डिंग जो है मतित्तर रोड पे कचहरी कॉम्प्लेक्स के सामने बनाई जा रही है। बेसिकली चाइल्ड प्रोटेक्शन की अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है, वो रेंटेड बिल्डिंग पे काम कर रहा है। अब उसका नुकसान ये होता है कि वो लिमिटेड जगह है और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बच्चियों की जगह नहीं है, बच्चियों को दारुल अमान भिजवाया जाता है। तो जैसे लाहौर में सेंटर काम कर रहा है उधर बच्चियों की भी जगह है, कराची में सेंटर काम कर रहा है उधर बच्चियों की भी जगह है। तो एज कम्पेयर टू दारुल अमान चाइल्ड प्रोटेक्शन में सहूलियात जो हैं वो ज़्यादा हैं, पर मुल्तान में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सालों से जब से इदारा बना है बच्चियां नहीं होती हैं। पहले तो न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए गहवारा सेंटर था, अब न्यू बॉर्न बेबीज़ की भी हम डिस्कशन करते रहते हैं। जो भी बच्चा मिलता है कहीं से भी उसको लाहौर भिजवा देते हैं। तो अब सेंटर में सबसे बड़ा मसला ये है कि कैपेसिटी अगर मेरे पास एक जगह पे रखने की सिर्फ 50 बच्चों को है तो मैं 60-70 बच्चों को कैसे रखूंगी वहाँ। तो अब ये सबसे बड़ा इशू होता है कि अगर वो रेस्क्यू भी करते हैं बच्चे और अगर उनके ना मिले वालिदैन वगैरह ऐसे बच्चे होते हैं तो कुछ बच्चों को ईदी सेंटर भी भिजवा दिया जाता है। इदारा जो है अपने बच्चों को नहीं रख पाता जगह ना होने की वजह से। अभी भी बिल्डिंग तैयार हो गई है मगर उसमें कुछ काम बाकी है। अब जब तक नया बजट जारी नहीं होगा वो काम मुकम्मल नहीं होगा। वो एक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है बहुत बड़ा, जहाँ पे सारी सहूलियात कह रहे हैं मैसर होंगी। अभी भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में स्कूल है उनका अपना, IT लैब्स हैं उनके अपने, मतलब उन्होंने छोटे छोटे जितनी जगह में बन सकता है वो बनाए हैं। एक उन्होंने स्टिचिंग सेंटर भी खोला है बच्चों के लिए, क्योंकि उन बच्चों को संभालना एज कम्पेयर टू दूसरे बच्चे जो घर से भागे हुए उनको कितना मुश्किल होता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उनको काम सिखाना, उनको वहीं पे पढ़ाना, वहीं पे रखना। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है उनके लिए। मगर बच्चे ही कम हैं, बच्चों की तादाद रखने की ज़्यादा नहीं है। 50-60 बच्चों के अलावा मैं कितने बच्चों को वहाँ रख सकती हूँ या इदारा कितने बच्चों को वहाँ रख सकता है। तो उन्हें ED सेंटर भिजवा दिया जाता है। ED सेंटर में मिक्स लोग हैं कि बड़े लोग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। तो उधर बच्चों के लिए एक वो सेंटर ज्यादा अच्छा रहता है जहाँ पे सिर्फ बच्चे रह रहे हैं, उसी कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, कंफर्टेबल रह रहे हैं, स्कूल है सेंटर में। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अगर मुल्तान के लिए भी होम डिपार्टमेंट के थ्रू ये इदारा चल रहा है, अगर मुल्तान के लिए भी ये जल्दी बन जाए कॉम्प्लेक्स तो बहुत किसी नेमत से कम नहीं। अलिशबा बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रही। अलिशा आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत सारे मसाइल को आपने भी उजागर किए। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद जो हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं वो हमारे शोज़ में आते भी रहते हैं और स्किन के हवाले से जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है हमें बताते भी रहते हैं कि अब आजकल जो है जिस तरह जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है उसके साथ साथ जो है स्किन के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बड़ा
फौरी जो है उसके ऊपर काम भी किया जा रहा है। स्किन के हवाले से जो मसाइल होते हैं स्पेशली ख़वातीन को, खैर ऐसे मर्द हजरात भी जो है वो पीछे नहीं है, वो भी आगे आगे हैं। तो आज हमारे साथ जो है मुनीर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी माहिर मजहर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चेयरमैन सरायकिस्तान नौजवान तहरीक से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम बहुत सारी चीज़ें वैसे डिस्कस करेंगे, हाइड्रा फेशियल के हवाले से भी और फिलर्स के हवाले से भी, और भी बहुत सारी हमें चीज़ें आई हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं और कुछ आ रही हैं, कुछ आ गई हैं। पीआरपी पे तो हमने बहुत सारी बातें की लास्ट टाइम भी जब आए, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ओबेसिटी के ऊपर भी हमारी बात हुई और स्किन के हवाले से भी बात हुई। तो आज क्या बताने जा रहे हैं, क्या नया आया है? बेसिकली चीज़ें तो वही हैं, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके वो एक नई चीज़ आ जाती है। जैसे सिंपल पहले माइक्रो नीडलिंग थी, अब आरएफ विद माइक्रो नीडलिंग है। और अच्छा, ये आरएफ क्या है, इसमें क्या ऐड हुआ है? आरएफ बेसिकली इसको कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो इससे स्किन के नीचे जो कोलेजन होती है वो कंटैक्ट करती है और उससे जो स्किन जो लूज होती है वो बेहतर हो जाती है, उसकी लूजनेस, और उसके बाद उसकी जो टेक्सचर भी काफ़ी बेहतर होता है। ठीक है। उसके कंटैक्ट करने से फिर लाइंस हों, कोई पोर्स हों, वो फिर अपनी असली जगह पे आ जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं काफ़ी। सही है। तो स्किन ट्रीटमेंट जो है वो आजकल बहुत सारे। बिल्कुल। ठीक है। पहले तो खाली कुछ लिख के दे देते थे ना, ये मुंह पे लगाते रहे, फिर देखेंगे कब बेहतरी आती है। सही है। लेकिन अब लोग कहते हैं कि हम क्लिनिक में जाएं और बाहर निकले तो हम बेहतर हो चुके हैं। हाँ, फौरी रिजल्ट जो है वो हमें चाहिए होता है। अच्छा, कोई भी ट्रीटमेंट करवाएं उसके लिए मेरे ख्याल में वो टाइम टेकिंग होता है। कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनके लिए टाइम कुछ चाहिए होता है, कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो फौरी जिनका रिजल्ट आता है। मसलन फिलर्स आप देख लें, कोई किसी का नाक टेढ़ा है तो उसने इसके हम कहते हैं लिक्विड राइनोप्लास्टी। ठीक है। तो वहाँ हमारे पास आते हैं, उसी वक्त हम फिलर्स करते हैं, 15-20 मिनट का प्रोसीजर है, लेकिन रिजल्ट इसका फौरी उसी वक्त होता है। अच्छा। उसी वक्त पता लग जाता है कि हमने क्या किया है और वो कितनी उसकी इम्प्रूवमेंट हुई है। अच्छा, वो कितना टाइम फिर वो रह जाता है? वो तकरीबन 1 साल रह जाता है फिलर। सही। तो 1 साल के बाद फिर वही 15 मिनट का काम है। तो लेकिन ये है कि वो कॉम्प्लिकेशन से बहुत बच जाते हैं, सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन से, जैसे प्लास्टिक सर्जरी होती है या राइनोप्लास्टी अगर सर्जिकल हो तो उसमें फिर कॉम्प्लिकेशन काफ़ी हैं, उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छे बाद आता है। सही। तो ये फौरी रिजल्ट है, और लेकिन इसको रिपीट करना पड़ता है 1 साल के बाद। अच्छा। तकरीबन 15 मिनट के लिए आना पड़ता है। ठीक है। और वो फिर आपको हर साल जो है वो आपको ये ट्रीटमेंट लेना पड़ता है? जी बिल्कुल। सही। परमानेंट नहीं, वो तो फिर आप सर्जरी की तरफ चले जाते हैं? तो सर्जरी है ना, फिर उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है, फिर बाकायदा एक सर्जिकल प्रोसीजर है, फिर उसमें एनेस्थीसिया और आजकल जैसे सर्जरी के हवाले से देखा जाए तो बहुत सारे चेहरे जो है वो चेंज होते दिखाई देते हैं। आपको बहुत सारी हम सेलिब्रिटीज को देखते हैं तो जो उनकी पहली वाली शक्ल होती है उसकी सर्जरी के बाद जो आफ्टर सर्जरी उनकी शक्ल देखते हैं वो बिल्कुल टोटली चेंज होती है। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन अब ये उनकी जगह अब ये बहुत सारे नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर हैं, इसमें कोई कट नहीं देना पड़ता, कोई इस तरह की चीज़ नहीं करनी पड़ती, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ये इतना आपको नुकसान नहीं देते जितना सर्जरी के बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं और फिर आप परेशान भी दिखाई देते हैं। क्योंकि वो जो चल के आते हैं और चल के जाते हैं। सही है। ये नहीं कि वो आए फिर उसको स्ट्रेचर से कमरे में ले जाएं, फिर उसको 2 दिन कमरे में रखें, फिर इसको घर भेजें, फिर उसे कहीं अब दोबारा फलां तारीख को आना है, फिर बाद में देखेंगे उसमें रिजल्ट में कोई कमी बेशी है, फिर दोबारा कुछ उसका सेशन करें। सही। इसमें फिर इस तरह की चीज़ें नहीं आती। लेकिन जिद्दत आई है तो उसके साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो एडवांस भी हुई हैं। जी बिल्कुल। अच्छा जी, इसके साथ ही माहिर बात से भी जाएंगे, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी जो तहरीक को लेकर आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो क्या हैं, थोड़ा सा अपने वर्किंग के हवाले से हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रोहित चैनल की सारी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि रोहित चैनल ने हमारे सरायकी वसेब में हर तबका के मजलूम लोगों की जो है ना वो आवाज़ बने हैं, आवाज़ उठाई है। मुआशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंसाफ मिलने से नाउमीद हो चुके होते हैं, लेकिन रोही के जो रिपोर्टर हैं या रोही वाले उनका इशू उठाते हैं और उनको इंसाफ मिल जाता है। सरायकी वसेब में ये बहुत पसंदीदा चैनल है रोही, और खुसूसन सरायकी सूबा तहरीक में इसका बहुत बड़ा अहम किरदार है रोही चैनल का। हमारी तहरीक जो सरायकी तहरीक के लिए बहुत सारी सूबे के लिए पार्टियां हैं, तहरीकें चल रही हैं। हमारी सरायकिस्तान नौजवान तहरीक, और हम प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं।
और हम हर इशू पे करते हैं। मसलन हमारे वसेब में कोई कॉलेज का मसला, हम इशू उस पे करते हैं। हम निश्तर 2 के लिए हमने 2013 से, जब मैंने सितंबर में बनाई थी, मैं यहाँ से PSF से फारिग होकर तहरीक ये, तो उस वक्त से हमने 2015-16 मंजूरी तक हमने 300 मुजाहरे सिर्फ निश्तर के लिए किए। अब निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए भी हमने 10 दिन लगातार धरने दिए थे। निश्तर गेट के नंबर 2 पर हमने 3 नंबर पर हमने नामा मुजाहरा किया था, उसमें काफ़ी डॉक्टर भी शामिल हुए थे। और 10वां मुजाहरा हमने किया था धरना गवर्नर के घर के बाहर, तो उसके बेटे ने, आसिफ अजवानी ने हमारी बात कराई गवर्नर साहब से, तो हमने ख़त्म किया। तो फिर उन्होंने साल का टाइम दिया, लेकिन 6 महीने के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया। उनका अमारत नहीं, हमने कहा अमारत नहीं, इसी में ऐलान कर दें, बनती रहेगी। तो वसेब की महरूमी के लिए हमने दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वसेब में बहुत सारे मसाइल हैं, खुसूसन जो हैं मजलूम तबका, मजदूर तबका, किसान तबका या गरीब, उनके लिए बड़े मसाइल हैं। देखिए जॉब्स जो आती हैं वो तो अभी महकमा ज़राअत में उठा के देख लें, ज़िला मुल्तान में 90% जो हैं लोग अपर पंजाब के हैं। तो इसके लिए हमें हक बनता है कि सारे लोग आवाज़ बुलंद करें। सिर्फ हम सरेकी तहरीकों वाला को तो हक नहीं बनता ना, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। अरे क्योंकि सूबे के हवाले से जो है वो तमाम इस टाइम जो है काम कर रही हैं, जिस तरह पार्टीज काफ़ी सारी हैं, पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो सब एक ही पार्टी क्यों नहीं, एक पार्टी क्यों नहीं बनती? देखें, अगर डिफरेंट उसमें देखें जो यहाँ मकसद तो एक ही है ना, मंशूर तो एक ही है बाजी, मकसद एक है। लेकिन आप ये देखें कि सिचुएशन ये है कि कोई बड़ा सरेकी वसेब का सरमायादार जागीरदार इसको हैंडल करने के लिए तैयार नहीं, जो पूरे वसेब में जिसका असर और रसूख हो, जो खर्चा कर सके, जो एक्सपेंस बर्दाश्त कर सके। तो ये तहरीक तो हम जैसे लोग चला रहे हैं। कुछ 2-4 लोग हैं जो बड़े लैंड क्रूजर वाले हैं, मेरे पास तो मोटरसाइकिल है, वो भी किस्तों वाली। तो हम ऐसे लोग जो हैं, अब मैं ये तकरीबन मुल्तान मुकम्मल कवर है, जंग में दूसरे सरेकी नहीं गए, मैं गया हूँ, बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली हैं 5-5 किलोमीटर पैदल हमने। तो ये लोग, हम कैसे पूरे वसेब में एक बंदा कवर कर सकता? नहीं कर सकता। ये हम तो चाहते हैं तहसील लेवल पे भी पार्टी हो, ताकि एक्टिविटी होनी चाहिए। और मेन जो होते प्रोग्राम, उसमें हम सब इकट्ठे होते हैं, जो बड़े प्रोग्राम होते हैं। तो ये लोग जो चला रहे हैं, ये तो वसेब के हीरो हैं, क्योंकि बड़े लोग जो जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास वसाइल हैं, जो हर जगह पहुंच सकते हैं, वो तो नहीं इसमें इन्वॉल्व हो रहे। वो तो हमारे प्रोग्राम में आके कहते हैं कि ठीक है सूबा बनना चाहिए। प्रेशर तो हम दे रहे हैं, हर जगह एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं। अब मैं हूँ, मेरी इस वक्त तक मैंने 2000 से ज़्यादा मुजाहरे कर लिए हैं इस 10 सालों में। तो मैं जहां तक पहुंच सकता हूं पहुंचता हूं, वरना मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं हर जगह पहुंचूं। वसाइल हो तो हम एक बंदा ही अटेंड कर सकते हैं पूरी पार्टी को। तो ये मसला ये है कि ये मैं तो चाहता हूं कि तहसील लेवल पे पार्टी होनी चाहिए, जिनका मेन मकसद मंजिल एक होनी चाहिए। रास्ते जुदा जुदा होने, मसलन किसी ने इस्लामाबाद पहुंचना है, कोई हवाई जहाज के जरिए, कोई ट्रेन के जरिए, कोई मोटरवे के जरिए, कोई हाईवे के जरिए, कोई जीटी रोड के जरिए। ये भी सरेकी तहरीक वाले जो बेचारे हैं, ये कोई शायर हैं तो वो शायरी के जरिए मंजिल तक पहुंचना चाहता है, कोई गीत गाकर, कोई हमारे जैसे जो नौजवान है वो लगातार एहतजाज की तहरीक चला रहे हैं, कुछ दानिश्वर लिख के। तो ये सब की मंजिल एक है और इंशाल्लाह सारे इकट्ठे हैं और ये मंजिल मिल के रहेगी, क्योंकि ये जो मजलूम तबके की हम आवाज़ उठा रहे हैं तो सारे मजलूम हमारे साथ हैं। मैं एक मोटरसाइकिल है मेरे पास, लेकिन मेरी 18 ज़िलों में ज़बरदस्त तहरीक है। तकरीबन हर यूनियन तक हमारे यूनिट हैं, हर मुल्क 10-12 मुल्कों में भी हमारे यूनिट हैं, वकला के हैं, डॉक्टर्स के हैं, खवातीन के हैं। तो इस तरह जब ये तहरीक है इंशाल्लाह थोड़ी सी और इसको है जद्दोजहद की ज़रूरत, ये तो घर घर में पहुँच चुकी है। लोगों को क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? लोगों के हवाले देखें जी, लोगों का रिस्पॉन्स ये है कि लोग शऊर तो है सब में, मगर वो इस्तेमाल नहीं करते। लोग काम भी चाहते हैं। मसलन मैं सुबह उठता हूँ तो रात 2 बजे तक मैं बाहर रहता हूँ, कभी किसी का अस्पताल में, निश्तर में, कार्डियोलॉजी में, कभी वीसी साहब से मिले, कभी किडनी के MS को मिले, कार्डियोलॉजी के। मसलन मैं मरीजों के हर माह में 150 ऑपरेशन करवाता हूँ और रोज़ाना के बेस पे हमारे वो डॉक्टर्स भी हमारा लिहाज करते हैं, इज्जत करते हैं वीसी साहब तक। तो वो हमारे काम ऐसे होते हैं। तो लोग काम भी चाहते हैं। लोग उस सरेकी तहरीक के लीडर के साथ भी नहीं चलना चाहते जो 12 बजे तक सोया रहे और लोगों के काम ना करे। लोग काम चाहते हैं। मसलन किसी का थाने में काम है तो SHO के खिलाफ एहतजाज करना पड़ता है तो करो, डरना नहीं है। तो वजीर आज़म का अगर पुतला जलाना पड़ता है तो जलाओ हमारे वसेब के लिए। ये जब आते थे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मुझे याद है मैंने निश्तर 2 के लिए एक दिन में 39 जगहों पे मुजाहरे कराए, 21 जगह मुल्तान में और 18 जगह मुल्तान में, 21 जगह बाहर के अजला में।
2015-16 में। तो मेहनत करनी पड़ती है और वसेब के लिए बोलना भी पड़ता है। हर मकतब फिक्र के लोगों के लिए आप बोलेंगे तो वो आपके साथ देंगे। मसलन अंदरून वाले जब यूनिवर्सिटी, ये खवातीन यूनिवर्सिटी जो इन्होंने शिफ्ट की थी कॉलेज में कचहरी वाले में, तो हमने एहतजाज किया था कि इसमें ज्यादातर लड़कियां अंदरून की आती हैं। अंदरून के जो हमारे हैं ये इसमें ज्यादा वो हैं हमारे महाजर भाई। तो हमने कहा था कि उन बच्चियों का इत्तिसाल कर रहे हैं, यहाँ पे कॉलेज है और यूनिवर्सिटी वाली फीस वो कैसे अदा करेंगी। तो हम तो एमरसन कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने के खिलाफ थे कि उसमें बच्चे 3000 में एमए कर लेते थे, बीए कर लेते थे, अब वही 30,000 सेमेस्टर की फीस हो गई है। तो ये हर मकतब फिक्र के लोगों नौजवानों के मसाइलों को ज्यादा देखते हैं। हाँ, मसाइल को देखेंगे तो लोग शामिल होंगे। मैं जंग में गया था, मुझे डीएसपी ने कहा था कि आप रैली नहीं निकाल सकते। मैंने कहा मैंने निकालनी, आप FIR देंगे। मैंने 5 किलोमीटर पैदल रैली निकाली थी, रिकॉर्ड है। और मैंने उधर इतने मुजाहरे किए हैं, इतने मुजाहरे के जंग के तमाम MPs ने असेंबली में कहा था। मुआविया आज़म जो MP है वहाँ का जंग का मौलाना, उसने कहा था कि हम जंग वाले मुल्तान को हर तरह से लाइक करते हैं, ज़बान और सकाफत भी हमारी करीब है, सफ़र भी करीब है, तो हमें शामिल करें। तो उनको मैंने गाइड किया था। तो तहरीक चलाने के लिए बस हिम्मत होनी चाहिए। सही सी बात है कि ईमानदारी और हिम्मत सही है। इस पर मजीद भी बात करते हैं। अच्छा, जिस तरह स्किन के हवाले से हम देखते हैं, अभी जैसे समर है तो समर के हवाले से स्किन की बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, स्किन के आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, फिर आपकी जो है, क्योंकि हम अक्सर सूरज में भी निकलते हैं तो सन ब्लॉक का इतना इस्तेमाल जो है हम लोग नहीं करते। कभी याद आ गया तो लगा लिया, ना आया तो कोई बात नहीं, ऐसे ही है ना। तो उसकी वजह से भी स्किन के बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। तो उनके हवाले से आप क्या समझते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर है? गर्मियों में स्किन के मसाइल ज़्यादा होते हैं। एक तो धूप में जब आप बाहर निकलते हैं तो उसकी जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो आपकी स्किन को ख़राब करती हैं। पसीना ज़्यादा आता है, आपके पोर्स ज़्यादा खुलते हैं, तो इन चीज़ों से फिर लाइंस भी पड़ती हैं। फिर हमारे जो मट्टी, आपको पता है मुल्तान तो मट्टी के लिए मशहूर है। हाँ, बिल्कुल है। तो मट्टी पड़ के आदमी मट्टी हो जाता है। तो उसमें फिर ये है कि एक तो आप जब भी बाहर निकलें तो सन ब्लॉक जरूर लगाएं। दूसरी बात है कि कोशिश करेंगे साए में रहें, ज़्यादा धूप के साथ एक्सपोजर ना हो, क्योंकि धूप के साथ जैसे एक्सपोजर होगा तो आपकी स्किन फिर ज़्यादा ब्लैक हो जाएगी, उस टोन उसकी ब्लैकिश की तरफ जाती जाएगी। तो आप देखते हैं ना अक्सर मुंह का कलर और होता है, बाजुओं का कलर जो आपने कपड़े पहने तो उसके नीचे और होता है। तो बेसिकली आपका कलर वही जो आपके कपड़ों के नीचे है। और बाकी जो आप देखते हैं वो आपको धूप ने ख़राब किया हुआ है, मिट्टी ने ख़राब किया हुआ है, ये सारी पोल्यूशन हैं, ये धुआं है, ये इस तरह की सारी चीज़ें हैं, तो इसने ख़राब किया हुआ है। और गर्मियों में तो ख़ास तौर पे हमें बड़ी ज़रूरत है कि हम अपने आप को बेहतर रखें, और ख़ास तौर पे पानी पीना बहुत ज़रूरी है ज़्यादा। खुद को हाइड्रेशन अगर स्किन की पूरी होगी तो इस पर लाइन्स नहीं पड़ेंगी और फिर आपकी स्किन बेहतर नजर आएगी। बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद फिर डाइट पे आपने खास अपना कंट्रोल करना है। जो आपने मौसम के फ्रूट्स हैं वो आपने इस्तेमाल करने हैं, बजाय फ्रोजन चीज़ें लेने के जो अवेलेबल हैं जो मौसम की हैं उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसमें वाइटामिन अभी तक होते हैं और वो उसका इफेक्ट भी होता है। और बस ये दो चीज़ें, हाइड्रेशन और ये खुराक और धूप से बचना और ये सारी चीज़ें, ये आपकी बेहतर स्किन की तरफ आपको ले जाती हैं। सही। अच्छा, इसमें हाइड्रा फेशियल जो है आजकल बहुत ज़्यादा इन है, हम देखते हैं कि उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। जी जी। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं शायद जो हाइड्रा फेशियल होता है वो आपको बहुत ज़्यादा गोरा कर देता है, या उसके आप कलर बहुत आपका फेयर हो जाता है। आपको गोरा नहीं करता, आपको ओरिजिनल जो आपकी स्किन जो ओरिजिनल थी उसकी तरफ वैसा आपको बनाता है। आपकी तो स्किन को जो है वो नीट एंड क्लीन करता है। आपकी स्किन पे जो सारी मट्टी लगी हुई है, काफ़ी अरसे से थोड़ी थोड़ी इकट्ठी हो रही है, आपके जो पोर्स थोड़े थोड़े खुले हुए हैं, आपकी जो बारीक बारीक लाइंस हैं, उन सब के लिए ये बेहतर है, क्योंकि इसमें तकरीबन सारी चीज़ें होती हैं। सही। इसमें हम RF भी यूज़ करते हैं, इसमें हम कैविटेशन भी यूज़ करते हैं, इसमें फिर उसको थोड़ा सा क्रायो की तरफ भी हम जाते हैं। उसके बाद स्किन में जो भी उसका चीज़ें वो सभी यूज़ होती हैं और सभी स्किन की ग्लो के लिए बेहतर होती हैं। लेकिन ये बेसिकली ना इसको फिर रिपीट करना पड़ता है। सही। बेहतर है कि इसको 1-2 हफ्ते बाद रिपीट कर लिया जाए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, वरना एक दो कराएं और महीने के बाद एक दो कराएं फिर 1 महीने के बाद मतलब केयर करते हुए फिर 1 महीने बाद करवा लें। तो अगर आप मतलब इस तरह चाहते हैं कि स्किन आपकी बेहतर रहे। हाँ जी, तो हाइड्रा फेशियल जो है वो बिल्कुल बेसिकली आधे या पौने घंटे का ये प्रोसीजर है और इससे आपका मतलब फौरी आपको नजर आता है कि फर्क पड़ा है आपको।
अच्छा फिर जाहिर सी, अच्छा फिर पीआरपी में जो है वो जरा डिफरेंट हो जाता है, उसमें तो आपका ब्लड सैंपल बेसिकली पीआरपी में ना आपका ब्लड सैंपल लेते हैं, उसको मशीन में फिर प्रिपेयर करते हैं सेंट्रीफ्यूज करके, फिर इसमें कुछ मेडिसिन मिलाते हैं, फिर उनको इंजेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें ये एहतियात होनी चाहिए कि 4-5 दिन का आपने टाइम लेना है, आपने कोई फंक्शन है कहीं आपने जाना है, क्योंकि इसका खरंड बनेगा, स्कार बनेगा, और वो तकरीबन 4 या 5 दिन के बाद उतरेगा। सही। और जब वो उतरेगा फिर आपकी स्किन की बहुत ही अच्छी ग्लो नजर आएगी, क्योंकि वो स्किन एक तरह की आपकी रिफ्रेश हो जाती है, ऊपर वाली स्किन आपकी उतर जाती है, डेड स्किन हाँ उतर जाए, और नई जो स्किन है वो काफी अच्छी ग्लो के साथ निकलती है। सही। तो मजीद भी इनसे जानते हैं नाजरीन, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव। बिलाल यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल आसमा, दूसरे शहरों की तरह मुल्तान शहर में भी महंगाई के जिन पर काबू ना पाया जा सका। बात की जाए सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से तो सब्जियों और फलों की कीमतों में महंगाई की लहर बरकरार दिखाई देती है। पिछले एक माह से जो है सब्जियों और फलों की कीमतें जो है वो बरकरार हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कीमतों के हवाले से दुकानदारों ने जो है सब्जियों और फलों की कीमतों के अपनी मनमानी के रेट मुकर्रर कर दिए हैं। बात की जाए अदरक की तो अदरक का सरकारी रेट जो है वो मार्केट में 700 रुपये है, जबकि इस वक्त मार्केट में अदरक 800 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब लहसुन 320 और 200, लीमू जो है वो 240 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। बुनियादी सब्जियों में अगर हम बात करें, बुनियादी सब्जियों में टिंडा 200 रुपये, जबकि भिंडी 120 और बैंगन 100 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम और सब्जियों की बात करते हैं जिसमें गोभी 160 रुपये, शिमला मिर्च 170 और करेला 120 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। इसी तरह अगर हम और सब्जियों में बात करें, हरी मिर्च 120, जबकि टमाटर का रेट 80 रुपये फी किलो के हिसाब से देखा जा रहा है। फलों की अगर बात करते हैं तो फलों में भी जो है वो रेट काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे हैं। अनार, नाशपाती और अंगूर का रेट जो है वो सेम है। आज अनार, अंगूर और नाशपाती जो है वो 400 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। इसी तरह हम लीची की बात करते हैं तो लीची के रेट में जो है वो 300 रुपये इजाफा देखने में आया। लीची का रेट पहले 400 रुपये था, अब 300 रुपये बढ़कर 700 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर हम गरमे की बात करते हैं तो गरमे का भी एक दिन के अंदर जो है वो 80 रुपये रेट बढ़ा है। 80 रुपये 200 रुपये था पहले, अब 280 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम खुबानी और आलू बुखारे की बात करते हैं तो खुबानी और आलू बुखारा जो है वो मार्केट में 350 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्जियों और फलों की बढ़ती कीमतों से जो है वो दुकानदारों के साथ साथ शहरी भी, आम सार्फिन भी परेशान दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा है कि जब हमारी दुकानदारों से बात हुई, दुकानदारों का कहना था कि सब्जी और फल जो है वो मंडी से ही महंगे मिलते हैं, इस वजह से आम मार्केट के अंदर महंगे दामों फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। जबकि दूसरी जानिब शहरियों का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि सब्जियों और फलों की कीमतों में कोई रिलीफ दिया जाए या सब्सिडी दी जाए, ताकि हर गरीब आदमी सब्जी और फल खरीद कर सके और अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी पेट भर के खिला सके। जी बहुत शुक्रिया बिलाल यूनुस आपका। और फ्रूट्स की जिस तरह डॉक्टर साहब भी आप भी बात कर रहे थे, फ्रूट्स के अभी हम बात कर रहे थे कि काफ़ी महंगे हो गए, ये भी आपकी पहुंच से अब ना दूर होते जा रहे हैं। हर चीज़ पहुंच से दूर होती जा रही है वैसे ये बात तो है, महंगाई जितनी बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, हर चीज़ में पहले आप जाते थे कुछ और रेट्स होते थे, हाँ। अब पता नहीं रेट्स कहाँ जाएंगे, ये अब समझ नहीं आ रही कि डॉलर का रेट कहाँ जाएगा, रेट्स कहाँ जाएंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि हर चीज़ तो यहाँ ये ग्रो करते हैं और उसमें जो खाद है वो भी नेचुरल खाद भी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, फिर ये किस चीज़ का रेट इतना बढ़ाते हैं। बस चलो बाहर से डॉलर से जो चीज़ है वो तो ठीक है, पाकिस्तान है ना, यहाँ पे हाँ भी ये तो चीज़ें पिछलती रहेंगी, रेट बढ़ता है फिर घटता नहीं है। हाँ ये तो दूसरी सूरत हाल ये है। सही है। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे आप ये बताएंगे, जिस तरह यहाँ पर हम बात करें एक सूबे के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों, हमारी अपनी ख्वाहिश भी है कि हम जिन महरूमियों का शिकार हैं, जिस तरह हमें चीज़ें यहाँ पर राइट्स हमारे हैं उनको भी देखा जाए, तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाए, प्रॉपर जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं जैसे इलाज हो गया, तालीम हो गई। अच्छा, जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट बनने के हवाले से भी आपसे बात करूँगी, क्या इससे आप सेटिस्फाई हैं या नहीं? देखें जी, ये तो एक लॉलीपॉप थी। हमारा शुरू से मुतालबा है कि हमारा सूबा बनाया जाए।
एक बहुत बड़ी कौम है सराइकी, 8 करोड़ तकरीबन पाकिस्तान में सराइकी हैं, तो 2-2 करोड़ के तो मुल्क हैं, हम तो सूबा मांग रहे हैं। और देखें तो मुआशी लिहाज से पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। ग़िज़ाई ज़रूरियात जो है पाकिस्तान की 70 से 80% ये सराइकी वसेब जनूबी पंजाब पूरी करता है, जिसमें ये 3 डिवीज़न है, जंग वगैरह बखर वगैरह को उन्होंने शामिल भी नहीं किया अभी, जो हमारे साथ बिल्कुल शामिल हैं हर तरह से। ये फरतुल्लाह बाबर की रिपोर्ट है, उसने खुद कहा था कि मैं हैरान हूं कि मैंने आप जब रिपोर्ट देखी तो गंदम का 70% पाकिस्तान की ग़िज़ाई ज़रूरियात वो जो है ना सराइकी वसेब जनूबी पंजाब पूरी कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह सिंधियों का सिंध है, बलोचियों का बलोचिस्तान है, पख्तूनों का पख्तूनख्वा है, इसी तरह पंजाबियों का पंजाब है। तो हमारे सिंध में काफ़ी सारे सराइकी बसते हैं, बलूचिस्तान में, लेकिन उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि जो है ना जी ये बलूचिस्तान क्यों है, ये है, ये वो क्यों है। जो यहाँ के चंद लोग कहते हैं कि सराइकी क्यों बने। तो बात यह है कि आइन के मुताबिक हकूक कौमों को देने होंगे, फिर पाकिस्तान चलेगा, वरना नहीं चलेगा, वरना यही हाल होगा, डिफॉल्ट हर रोज डिफॉल्ट के करीब जाता रहेगा। तो हम चाहते हैं कि हमें भी सूबा दिया जाए, खुद मुख्तार सूबा दिया जाए। ये क्या है, सेक्रेटरी असल उधर बैठता है, इधर से जो है ना कोई काम भी नहीं हो रहा। ये बेचारे तो उनके मतहत हैं, ग्रांट रोक लेते हैं, बजट रोक लेते हैं। ये 15 साल 20 से कार्डियोलॉजी फेज 2 अभी तक मुकम्मल नहीं है, बदमाशी है। निस्तर में अद्वियात नहीं है। हमारे खित्ते में जो है ना सारा मुल्क चलाता हमारा खित्ता है, मजदूर हमारे खित्ते के 80 लाख से ज्यादा मजदूर तो सराइकी वसेब की कराची में काम कर रहे हैं, इधर उधर जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा सूबा खुद मुख्तार सूबा दिया जाए। हम इसको नहीं मानते, सेक्रेटरीट को भी किसी चीज पे हमें इतमाद नहीं है, और ना ही ये फाल है, फाल भी नहीं हुआ अभी तक। इस पे मजीद भी बात करते हैं। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीट की हमारी बात हो रही थी, तो आप उससे सेटिस्फाई नहीं है। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर लोग जो मोस्टली जिनको शिकायत और जिनको मसाइल का सामना रहता है वो क्या है? देखिए, मसाइल का सामना तो सबको है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान ही इस टाइप नहीं, सराइकी वसेब को ज्यादा है, यहाँ के लोगों को ज्यादा है, सियासतदानों को तो कम है, लेकिन मसाइल तो उनके भी हैं। मसलन सूबा बनेगा तो वही सेनेटर बनेंगे ना, 20, 22, 25 सेनेटर जो होंगे तो उन्हीं को मिलेंगे ना। सफारतकार यही के जनूबी पंजाब से रहे, तो उनसे आपकी कोई बात? मैंने कहा यहाँ से हमारे हुक्मरान, हाँ हुक्मरान रहे, लेकिन देखें उसमें मैं सिर्फ मुतमिन हूँ गिलानी साहब से, क्योंकि गिलानी साहब ने अपना हक अदा किया। उन्होंने तरक्याती काम भी इतने करवाए। मैं कहता हूँ जितने गिलानी साहब ने काम तरक्याती सिर्फ सराइकी वसेब में कराए, इतने इमरान खान ने 4 साल में पाकिस्तान में नहीं करवाए। 4-5 पुल ने उसने बड़ी दरिया के लिए, शोरकोट पुल है, हेड मोहम्मद वाला है, अहमद वाला है, बेनज़ीर पुल, इतनी बड़ी दरिया सिंध पे उसने दी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, PTV है, गिलानी लॉ कॉलेज है, इस तरह बहुत सारे काम है। सराइकी स्टडी सेंटर है और फ्लाई ओवर्स, उसके काम इतने हैं कि उसने 70 साल के काम किए। और उसके अलावा आप अपर पंजाब के बल्कि पंजाब की एस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूत है कि यहाँ का MNA वहाँ के एक PN के सामने नहीं बोल सकता, ये हकीकत है। लेकिन गिलानी साहब ने असेंबली में खड़े होकर आधा घंटा तकरीर की थी कि जिस तरह बलोचियों को बलोची होने पर फख्र है, सिंधियों को सिंधी, पंजाबियों को पंजाबी, पख्तूनों को पख्तून, इस तरह मुझे भी फख्र है, सराइकी होने पे मुझे फख्र है और मैं सराइकी सूबे के लिए जद्दोजहद करूंगा। ये बहुत बड़ी स्ट्रगल थी गिलानी साहब की। उसने पहले एक ढांचा बनाया यहाँ सूबे के लिए, और फिर उसने सूबाई असेंबली पे इतना प्रेशर दिया, नून लीग की थी, कि उन्होंने परेशान होकर 2 सूबों की करारदाद पास कर दी। और फिर सेनेट में गिलानी साहब ने जो हिम्मत की, उसने कहा ठीक है जी, आपकी असेंबली 2 सूबे चाहती है, मगर पाकिस्तान का जो ये हालात हैं, हम 2 सूबे नहीं बना सकते, हम 1 सूबा बनाएंगे। सेनेट से फिर 1 सूबे की करारदाद पास हुई। ये गिलानी साहब की बहुत बड़ी हिम्मत थी कि अक्सरियत भी नहीं थी, फिर भी। अब कौमी असेंबली का जो आया, तो आपको बताता चलूं कि गिलानी साहब के दौर में मैंने अखबार में एक कॉलम पढ़ा था कि लाहौर के जो MNAs थे, अपोजिशन के थे, उसमें गिलानी साहब ने सराइकी वसेब के पीपल पार्टी के वुज़रा से ज्यादा सिर्फ MNAs को ग्रांट दी, इसलिए कि ये हमें वोट दें, और वोट पड़ भी जाना था। मगर जो है ना, देखें एस्टेब्लिशमेंट ने फिर वही किया कि गिलानी साहब को 30 सेकंड की सजा दे के घर भेज दिया। तो गिलानी साहब मेरे ख्याल में सराइकी वसेब के हकीकी हीरो हैं। अब भी उन्होंने कैडेट कॉलेज के लिए भी ग्रांट मंजूर कराई है, खानपुर कॉलेज के लिए भी,
और मुल्तान कैडेट कॉलेज के लिए भी मेरे ख्याल में गिलानी साहब सूटेबल हैं सरायकी वसेब पे। सियासतदानों में इतने बड़े ओहदे पे रह के भी उसने हिम्मत की, अपनी वजारत को कुर्बान की, लेकिन एक बहाना था वो खत का। तो दूसरे वज़ीर आज़म आया तो उसको तो राज्य परिषद को तो कहा भी नहीं उस चीफ ने कि खत लिखो, तो ये तो एक बहाना था कि इसको उतार ये तो फिर सियासी चीज़ें जो हैं वो चलती ही रहती हैं। और उसके साथ साथ जो है क्योंकि हमारे जो तरक्याती काम हैं मेरे ख्याल में वो नहीं रुकने चाहिए। हमारे जो पाकिस्तान का उस हवाले से बात करें तो जो यहाँ की डेवलपमेंट है, यहाँ पर जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, अगर उन्हीं में ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाए तो काफी तक हद गिलानी साहब ने किया है तो काफी सारा जो है वो अब जंग से लोग आते थे चौक भरावाला से इतना टाइम नहीं लगता था जितना चौक से निश्तर तक लग जाता था। आप देखें, आप लोग 5-10 मिनट में निश्तर पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा, इधर से 80 किलोमीटर का फासला कम हुआ है। शोरकोट वाली पुल का 100 किलोमीटर का फासला। उनके जो काम है वो जाहिर सी बात है उनको अप्रिशिएट भी किया जाता है, अप्रिशिएट करना चाहिए, हर नौजवान को करना चाहिए। जो काम करते हैं फिर उनको अप्रिशिएट किया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है इस पे मजीद भी आपसे जानेंगे। हम बात कर रहे थे, एक तो हाइड्रा फेशियल के हवाले से बात हो रही थी। अच्छा, आजकल जिस तरह बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं ग्लो के हवाले से ड्रिप्स भी लगाई जा रही हैं, कुछ वाइटनिंग इंजेक्शंस भी लगाए जा रहे हैं, उसके हवाले से भी लाजमी बताइएगा ये कितने फ़ायदेमंद हैं, इनके क्या नुकसानात हैं, कोई नुकसानात हैं भी या नहीं है? जो स्किन की वाइटनिंग के लिए, ग्लो के लिए हम इंजेक्शन लगाते हैं वो अगर देखा जाए तो इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करते हैं। अगर कोई डायबिटिक है उसका कंट्रोल शुगर का बेहतर करते हैं। उसके अलावा जो विटामिन की डेफिशिएंसीज हैं उसको दूर करते हैं। और उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वो वाइटनिंग करते हैं और हम उसका साइड इफ़ेक्ट यूटिलाइज करते हैं। सही। तो लेकिन इसका ये है कि इसको रिपीट करना पड़ता है, तकरीबन 10 सेशंस कम से कम इसके लेने पड़ते हैं। अच्छा। और रिज़ल्ट इसका तकरीबन 6 to 8 वीक्स के बाद इसका रिजल्ट नज़र आना शुरू होता है। और सिर्फ अगर आप कलर को ना देखें तो उसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कलर तो इसका सिर्फ साइड इफ़ेक्ट है और इसी के लिए लोग हमारे पास आते हैं कि हमने वाइटनिंग के लिए ये इंजेक्शन लगवाने हैं और उनको इसका मतलब डबल फ़ायदा होता है क्योंकि बेसिकली मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है। और एंटीऑक्सीडेंट जो भी होते हैं वो बेसिकली एंटी एजिंग होते हैं। सही। तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, मतलब इसके फायदे हैं अच्छे खासे बहुत। और उसके अलावा फिर स्किन की ग्लो के लिए जैसे एक वो बीबी ग्लो एक चीज़ होती है तो वो सेमी परमानेंट समझे, आपका सेमी परमानेंट मेकअप है आपका समझे, क्योंकि उसका इफेक्ट 3-4 महीने तक रहता है। लेकिन उसको इनिशियली आपको मेकअप करने की जरूरत नहीं है, वो आपके कुछ हाँ जी वो ग्लो आपकी रहती है। और इनिशियली इसको ना रिपीट करने की जरूरत होती है। जो पहली दफ़ा बीबी ग्लो कराता है तो उसको चाहिए कि वो 2-3 दफ़ा रिपीट कराए ताकि जब उसका रिजल्ट एक दफ़ा बेहतर आ जाएगा फिर उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। और फिर 3-4 महीने के बाद उसको चाहिए कि दोबारा वो बीबी ग्लो कराए उसको परमानेंट इफेक्ट रहने के लिए। ठीक है। तो ये मतलब इसमें आपको फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं है, वो बेसिकली वो उसको पहले वो इसी से बन जाती है। सही। अच्छा, इसके साथ साथ जो है हम लोग ये भी तो देखते हैं कि फिर इनका ख्याल रखना भी तो ज़रूरी होता है कि अगर आप एक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके साथ भी क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए ना, अगर आप ट्रीटमेंट ले गए फिर आप चूल्हे के ऊपर जाके खड़े हो गए रोटी पकाने तो फिर उसका फ़ायदा तो ना हुआ ट्रीटमेंट का। तो सबसे पहले गर्मी से आपने बचना है, दूसरा आपने धूप से बचना है, तीसरा आपने ये स्मोक डस्ट से बचना है। फिर उसका इफेक्ट रहता है काफ़ी अच्छा। क्योंकि अगर आप स्किन आपकी जितनी मर्जी बेहतर हो, कलर आपका जितना मर्जी अच्छा हो, अगर आप केयर नहीं करेंगे तो वो वैसे ख़राब हो जाएगा। हाँ, अगर ये तो है, धूप में निकलेंगे तो वो उसका जो टोन है उसकी वो ख़राब हो जाएगी और स्किन आपकी ख़राब हो जाएगी। तो प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो बहुत सारी हमारी जो ख़वातीन हैं स्पेशली जिनका एक इशू मैं यहाँ पे लाजमी डिस्कस करूँगी जो मैं समझती हूँ हर किसी का इस टाइम मसला है। आपकी जो झाइयाँ बढ़ जाती हैं, आपके जो फ्रैकल्स बढ़ जाते हैं, उस हवाले से ख़वातीन बड़ी परेशान रहती हैं। आपके निशानात होते हैं चेहरे पर, उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? क्योंकि आप मेडिसिन से भी नहीं ठीक होता। आप अच्छा वक्ती तौर पे आप कुछ क्रीम्स वगैरह लगाते हैं, अगर आपके डॉक्टर ने ही आपको मेडिकेटेड आप लगा रहे हैं, वो कुछ टाइम के लिए तो आपकी हो जाएंगी लेकिन वो परमानेंट नहीं ख़त्म होती। परमानेंट ख़त्म करने के लिए परमानेंट केयर बड़ी ज़रूरी है। अगर हल्के फुल्के कोई निशान है वो तो माइक्रो नीडलिंग से चले जाएंगे। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा हैं तो फिर उसके लिए लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा। और बाकी आपने अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है, सन ब्लॉक लगा के, ये इस तरह की दूसरी चीज़ें लेके या विटामिन रेगुलर यूटिलाइज करके फिर तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी। लेकिन अगर केयर न हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, लेज़र से क्या फिर परमानेंट वो ख़त्म हो जाती है? लेज़र से वो जो निशान होते हैं
छाइयाँ जिससे आप कहती हैं, वो फिर बेहतर हो जाती हैं, काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। अच्छा। लेकिन मसला फिर वही है कि उनको आपने फिर एहतियात दोबारा ज़रूर करनी है। उसके लिए फिर वो स्किन की टाइप के मुताबिक जो है वो फिर सेशन जो है। जी बिल्कुल, स्किन की ज़ाहिर हर चीज़, स्किन में हर चीज़ उसकी टाइप के मुताबिक है। ऑयली स्किन की अलग ट्रीटमेंट है, ड्राई स्किन की अलग है, इसी तरह जो छाइयाँ हैं उनका अलग ट्रीटमेंट है, जो लाइन्स है उनका अलग ट्रीटमेंट है, पोर्स का अलग ट्रीटमेंट है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और लेकिन उसको बचाना फिर स्किन को बाद में बहुत ज़रूरी है। जैसे लोग आते हैं ना मोटापा कम करने के लिए, तो फिर वो कहते हैं हमारा अब वज़न जब ठीक हो जाए फिर तो हम सब कुछ खा सकेंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वज़न ठीक हो जाए फिर खाएंगे तो फिर वैसे हो जाएगा। तो इसलिए बाद की जो एहतियात है बड़ी ज़रूरी है। फिर अगर आपने खूबसूरत दिखना है तो फिर उसके लिए आपकी नीट एंड क्लीन स्किन जो है वो आपको आप चाहते हैं कि आपकी रहे, तो उसमें फिर एहतियात भी करनी है, केयर भी करनी पड़ती है। बिल्कुल, मसला मोटापा देखें ना, लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि मोटापा आपको सिर्फ खूबसूरत नज़र आने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये होगा तो फिर आपकी डायबिटीज़ भी, हाइपरटेंशन भी, बहुत सारी बीमारियाँ, फिर आपको सांस करना, फिर आपको जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, नी जॉइंट, उनमें पेन होना। तो इसलिए एहतियात बड़ी ज़रूरी है। एहतियात अगर आप करेंगे तो सारी चीज़ों से बच सकते हैं। खाना पीना आपका अच्छा होना चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, फिर उसके साथ साथ आपका लाइफस्टाइल बड़ा हेल्दी होना चाहिए। अच्छा, ये भी हमारे यहाँ ये है ना कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही कैजुअल हुए हैं। अच्छा, फिर क्योंकि डाइट हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा ही हमारी जो है, अब हम ऑर्गेनिक चीज़ें तो हमारी मैं कहती प्योर रही ही नहीं है। वैसे हम चाहते तो हैं ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाएं। वही इस्लामी उसूलों में चले ना कि खाना पड़ा है आपका 1/3 आपका स्टमक अब खाली रहना चाहिए, आपने खाने से हाथ रोक लेना है। लेकिन जब नज़रों के सामने कोई चीज़ पड़ी होती है तो लोगों का हाथ नहीं रुकता। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि अपने आप को कंट्रोल में रखें। कुछ लोग तो ये कहते हैं भाई खाना खाने आए हैं दुनिया में, और क्या करने आए हैं। हाँ बिल्कुल। और खाना भी ना खाएं तो ये भी तो है कि बहुत सारे लोग में है ना, खुर्दन बराए जीस्तन हस्त न के जीस्तन बराए खुर्दन, खाना जीने के लिए ना कि जीना खाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। आगे सेहत अच्छी होगी, कम खाएंगे तो आपका जो है वो आप मोटापे से भी बच सकते हैं। अच्छा, क्योंकि अब जिस तरह टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें मोटापे पे कंट्रोल करें तो उसमें भी फिर भी वही बात आ जाती है कि अब मोटापे का आपने जिक्र किया ना, इसमें जो लेटेस्ट एक चीज़ आई है वो इंजेक्शन आया है। तो वो बेसिकली डायबिटिक्स के लिए है, लेकिन वो नॉन इंसुलिन है, इंसुलिन नहीं है। मतलब जो जिनको शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ट्रीटमेंट है, लेकिन नहीं सिर्फ शुगर के पेशेंट के लिए नहीं, वो दूसरे लोगों के लिए ट्रीटमेंट है। दूसरे एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मैम आप? मैं ठीक ठाक हूँ। तैयबा हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? हरीपुर से कॉल आई है जी। वेलकम करते हैं जी। मेरे क्वेश्चन पूछना है। जी जी पूछें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था, मेरी एज 22 ईयर है और मुझे काफ़ी टाइम पहले जो है मेरी स्किन पे पिंपल निकले थे। उस वक्त इतनी समझ नहीं तो उनको छेड़ती रही हूँ तो वो दाग बन गए हैं। तो अभी मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाए हैं, लेकिन जब तक वो ट्रीटमेंट चलता है तो तब तक तो मैं ठीक रहती हूँ। जैसे ही इसको छोड़ती हूँ फिर वही हाल हो जाता है और स्किन ऑयली बहुत ज़्यादा है। जी, बेसिकली ये मसले जो है ना एक्ने के, ये इस तरह की चीज़ों के, पिंपल्स के, ये ऑयली स्किन में ज़्यादा होते हैं। तो इसमें फिर कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जो ऑयली स्किन, जो ऑयलीनेस है उसकी कम करती हैं, उससे बेहतरी होती है। फिर अगर रेगुलर कुछ अर्सा माइक्रो नीडलिंग होती रहे उससे भी फ़र्क पड़ता है। और बेसिकली जो स्कार बन जाते हैं, एक्ने स्कार, हम असल में दानों को जब छेड़ते हैं ना, जी, जब भी छेड़छाड़ आप दानों के साथ करेंगे वो आपको एक तो निशान छोड़ जाएगा। जी, और बेसिकली अगर वो इन्फेक्टेड हो तो उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक्स रेगुलर यूज़ करनी पड़ती हैं 1-2 महीने के लिए। और उसके बाद फिर ऑयली स्किन को ख़त्म करने के लिए उसके सोप से लेते हैं कि जो रात को सोते हुए कंट्रोल कर सकते हैं कि क्योंकि ऑयली स्किन मैं समझती हूँ बड़ी अच्छी स्किन है। ऑयली स्किन को जब कंट्रोल करेंगी तो ये एक्नी और इस तरह की चीजें खत्म होंगी। लेकिन मुझे भी 2-3 ऐसे पिंपल्स निकले ना और मैंने बस थोड़ा सा उनके साथ छेड़खानी कर दी, वो वाकई आपको निशान छोड़ गए। लगता है एक ही जगह पे 2 या 3 मरतबा जो है वहीं पे पिंपल निकल और जब स्कार बन जाते हैं ना, ये फिर चीज क्योंकि लोगों को अच्छी नहीं लगती,
फिर उसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उसके लिए बस कुछ ऐसे कुछ एसिड्स भी होते हैं जो ख़ास तौर पे स्किन के पीएच को देख के बनाए जाते हैं। ठीक है, इस पे मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एटन में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों ने नौजवानों के हवाले से भी बात करूंगी, उनको लेकर आपके क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या आपने सोचा हुआ है? देखें, हम शुरू से ही अपने वसेब के हर मसले को उजागर करते हैं एहतजाज के जरिए। मसलन कोई भी मसला है, निश्तर में, अद्वियात में, कार्डियोलॉजी में डॉक्टर की कमी, या जो भी मसला है, मसलन मजदूरों का कोई मसला है, किसानों का मसला है, किसी के साथ ज्यादती हुई, किसी की FIR जायज़ नहीं हो रही, तो हम एहतजाज के जरिए जो है ना इसको आगे करते हैं। और रोही चैनल जब से आया है, मेरे ख्याल में ये इस खित्ते के मजलूमों की बहुत बड़ी आवाज़ बना है और मकबूल तरीन ये चैनल बन चुका है अब, क्योंकि ये सरेकी खित्ते के मजलूम लोग जो हैं और सरेकी सूबा तहरीक वालों को बहुत ओबलाइज करता है, इनकी आवाज़ को आगे पहुंचाता है मुल्क की सतह पर। तो हम इस तरह नौजवानों को लेकर चल रहे हैं कि उनको शऊर देते हैं। मसलन कहाँ जहाँ मीटिंग हो, जहाँ अजलास हो, उनको बताते हैं कि यार सूबे के फ़वाइद क्या हैं, सूबे बनेगा तो इसकी मुआशी हालत कैसे ठीक हो, कि आपको रोज़गार कैसे मिलेगा, यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ नई बनेंगी, कॉलेज बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, तो उसमें मजदूरों की खपत होगी, और जब वो बन जाएंगे तो उसमें अमले की खपत होगी। अब निश्तर 2 बना है तो उसमें हज़ारों जॉब्स आ रही हैं। तो अब ये छोटी जॉब तो चलो इधर वालों को मिल रही हैं, हमारा तो ये मुतालबा है कि जहाँ पे बड़े जो RPO, CPO, DPO, कमिश्नर, SP लेवल के लोग यहाँ के हों, तो वो मसाइल अच्छी तरह हल कर सकते हैं, चाहे वो पंजाबी हों, मुहाजिर हों, जो भी हों, सरेकी हों, कोई भी हो, वो इधर के ही हों, ताकि मसाइल हल हों। जिस तरह ये हमारे खित्ते में जो अच्छा काम करता है तो हम उसके हक में बोलते भी हैं, हम उसको ओबलाइज भी करते हैं, उसको हार भी पहनाते हैं, अजरक भी पहनाते हैं। जो मुखालफत करता है, मतलब सियासतदानों में अभी रियाज पीरजादा ने मुखालफत की है सरेकी सूबे की, हालांकि वो सरेकी खित्ते का, तो हम उसके पुतले भी जला रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, क्योंकि उसने तख्त लाहौर को खुश करने के लिए ये जो है ना की है। तो ऐसे चांद लोग होते हैं, ये शुरू से हैं, जब से तारीख है तो तब से हैं, और जो खित्ते के लिए अच्छे हैं अफसर, मसलन VC साहब हैं, डॉक्टर राना अल्ताफ साहब, तो वो वसेब के जो है ना बड़ी दर्द रखते हैं। जब भी मैंने उसको मैसेज किया, कॉल किया गरीब मरीजों के लिए, तो फुल सपोर्ट करते हैं, फौरी सपोर्ट करते हैं। मसूद हराज साहब हैं, डॉक्टर हैं, वो भी PMA के जो सदर हैं, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर ईमान जैदी साहब हैं, इसी तरह सारे। तो इस तरह के अच्छे अफसर जो हैं यहाँ के, तो वो हमें मंजूर हैं, हम उनके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और जो बैर के, उनको तो पता ही नहीं, मसलन RPO, CPO बैर का के लगेगा, तो वो तो मैं जो समझता हूँ, ये बड़े ओहदेदार यहाँ से करोड़ों रुपए महाना कमा रहे हैं सरेकी वसेब से, जितने भी आते हैं, ये उधर से आते हैं यहाँ पैसा कमाने के लिए, और ये पैसा कमा के चले जाते हैं। अगर ये अपना सही किरदार अदा करें तो ये जो वाकया होते हैं, हर साल होते हैं लारी अड्डे पे ये भत्ताखोरी के, तो वो कह रहे हैं कि 50 करोड़ रुपए तक सालाना आमदन है उसकी, उसमें हर साल 2-3 बंदे मारे जाते हैं, और वो सियासतदान उसकी पुष्टपनाई कर रहे हैं। तो ये अगर RPO, CPO साहब, DC साहब इस पे करें, तो ये 10 कांस्टेबल खड़े कर दें वहां पे, तो माहौल ठीक हो जाएगा। अब जब कत्ल गारत हुई है जहां, उस दिन कितने लोग परेशान हुए, तो मेरे ख्याल में इनको किरदार अदा करना चाहिए। हम हर इशू पे करते हैं, कोई अगर किसी अफसर में खामी है तो उसके खिलाफ भी एहतजाज करते हैं। मैपको के पिछले दिन हमने मैपको के खिलाफ मुहिम चलाई थी, चीफ के खिलाफ, कि उसने यहाँ के एक सरेकी को जो है ना वो हटा दिया था ओहदे से, और दूसरे को जो है ना 2 चार्ज दे दिए थे। तो हमें पता चला, तो हमने उसको बहुत हाईलाइट किया, और इंशाल्लाह आगे भी कर रहे हैं। तो हम हर मजलूम की आवाज़ बनते हैं और बनते रहेंगे इंशाल्लाह। जब तक सरेकी सूबा नहीं बनता, हमारी जद्दोजहद बढ़ रही है, और यूथ हमारा बहुत साथ दे रही है, हर जगह पे बहुत साथ दे रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सियासतदान भी अब सीधे हो जाएंगे और करेंगे। हमने भी शाह महमूद के घर का जब वजीर खारजा था 2 बार भरपूर घेराव किया था, तो इंशाल्लाह इनके खिलाफ भी मुहिम चला रहे हैं, इनको भी सीधा करेंगे इंशाल्लाह, ये हो जाएंगे। हुकूमत से आपकी कोई बातचीत इस हवाले से चल रही है? देखें जी, सारी हुकूमतें जो आती हैं इलेक्शन से पहले, वो इसी नारे पे ही इलेक्शन लड़ती हैं कि सरेकी, ये हम सूबा जनूबी पंजाब नून कहती है, पीपल पार्टी कभी सरेकी कभी जनूबी पंजाब, तो वो सूबे का जरूरी कहते हैं। ये तो रियाज पीरजादा ने बड़ी मेरे ख्याल में नामुनासिब बात की है, और माँ धरती से गद्दारी की है कि उसने कहा है कि सरेकी सूबा नहीं, हमें तो पंजाब ही चाहिए। भाई पंजाब रहीम यार खाने वाले पहुंचते पहुंचते वो तो थक जाते हैं, मसला तो गरीबों का है।
अमीरों को क्या, वो तो एयरप्लेन पे जाते हैं, तो हमें तो गरीबों का मसला है ना कि यहाँ का लोग रहीम जार खान का लाहौर पहुंचे, उसको कितने मसाइल हैं वहाँ, उसका जानने वाला नहीं। फिर ऑलरेडी वहाँ के लोगों के भी बहुत मसाइल होते हैं जिनको वो हैंडल कर रहे होते हैं, तो फिर वो जनूबी पंजाब की ही चीज़ों को क्यों हैंडल करेंगे या मसाइल को देखेंगे, उन पर गौर व फिक्र करेंगे। तो ये भी बड़ी चीज़ें हैं कि यहाँ के लोगों को बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है, और सुबह बनना भी चाहिए, और यहाँ पे हमारी जो चीज़ें हैं उनको बेहतर होने की भी ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह हम एक तो इस पर ओबेसिटी पे बात हो रही थी, साथ साथ ऑयली स्किन की बात हो रही थी, मुझे याद आ गया। अच्छा, जिस तरह पिंपल्स होते हैं, बहुत सारी जो ख़वातीन हैं उनके चेहरे पे बहुत बड़े बड़े दाने निकल आते हैं, बहुत उभरे हुए दाने, वो बहुत ज़्यादा स्किन को डैमेज भी करते हैं, और जाहिर सी बात है आपकी स्किन जाहिर से ख़वातीन भी सामना करने से भी डरती हैं, तो उस हवाले से बताइएगा कि उसके हवाले से भी कोई ट्रीटमेंट है कि पिंपल्स निकलते हैं और साथ ही इन्फेक्टेड हो जाते हैं। हाँ, तो उसके लिए फिर हमें एंटीबायोटिक्स भी आने लग जाती है, एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है। उसके लिए उसकी क्लीनलीनेस करने के लिए क्लींजर यूज़ करने पड़ते हैं, और फिर कुछ दिन के बाद वो बेहतर होना शुरू होते हैं। लेकिन बाद में फिर उसकी प्रोटेक्शन भी करनी पड़ती है। ऑयली स्किन को कोशिश करते हैं कि ऑयली स्किन ऑयलीनेस ख़त्म हो, उसके लिए कुछ मेडिसिन इस्तेमाल की जाए। उसमें आमतौर पर वाइटामिन के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं जो ऑयली स्किन को ख़त्म करते हैं, वो यूटिलाइज़ करते हैं। और फिर अगर स्कार्स हो जाएं फिर उसका अलहदा भी ट्रीटमेंट है, उसके लिए फिर कुछ प्रोसीजर छोटे मोटे करने पड़ते हैं। तो बल्कि आजकल तो अगर डीप स्कार्स होते हैं तो उनके लिए पीडियो थ्रेड्स भी हम यूज़ करते हैं। फिर बाद में हम फिलर्स भी यूज़ करते हैं फौरी इफेक्ट के लिए। सही। तो अगर हम उनको प्रोटेक्शन शुरू से उसकी एहतियात शुरू कर दें, ऑयली स्किन हम कंट्रोल करें, अगर ऑयली स्किन कंट्रोल होगी तो फिर ये चीज़ें बनेंगी नहीं, और अगर बन गई हैं फिर उनकी ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ना बस इसके नाम पे कोर्स करके, और जिसमें बहुत सारे सैलून्स पे भी हम जाएं तो उन्होंने भी अपनी बस एक कुछ मशीनरी उठाई और रख दी, और उसके साथ जो है वो, आप ये देखिए पाकिस्तान में लीगल काम कौन सा हो रहा है। आप कोई भी हैं, आप टांगा चलाते हैं, आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लेके बैठ जाएं, आपको कौन रोकता है? ये छोड़ें, कानून को छोड़ें, कानून तो है ही नहीं। हाँ। अब आप अपने इखलाक की बात करें। अगर आप इखलाकियात पे आएंगे तो आपका ज़मीर बस मुतमईन होना चाहिए, बाकी कोई जो मर्जी कहता रहे। और जब आपका ज़मीर मुतमईन होगा फिर आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। फिर घोड़े वाला जो है वो डॉक्टर बन के नहीं बैठेगा। एक दफ़ा इस तरह हुआ कि एक मरीज़ आया, निश्तर में दाखिल था, उसके बाद घर वो गया, फारिग हो गए ना, ठीक हो गए। तो लोगों ने पूछा हाँ भाई कैसा था, माहौल कैसा था? कहते बाकी सारे ही ठीक थे, लेकिन वो जो झाड़ू वाला डॉक्टर था ना, उसने बड़ी मेरी मदद की है। इसलिए हमारी कौम का जहन अभी तक सही नहीं हुआ, और ये पता नहीं कितने सदियों के बाद ठीक होगा। अच्छा, और एजुकेशन जब आएगी ना, हम लोग अपनी स्किन का भी बेड़ा गर्क कर लेते हैं, जो हम बहुत ज्यादा, अच्छा एक तो खुद से भी तजर्बे बहुत सारे कर रहे होते हैं स्किन के हवाले से, और जंक फूड खास तौर पे देखें, उससे हमें पता नहीं होता कि क्या क्या चीजें, उन्होंने जाहिर आपका टेस्ट बेहतर करने के लिए कुछ न कुछ डालना है, तो उसकी वजह से भी स्किन के काफी मसाइल होते हैं। ये सारे पिंपल्स और इस तरह की चीजें ये उनसे भी काफी होती हैं। तो हेल्दी डाइट, फ्रेश डाइट और मौसम के मुताबिक साथ साथ ट्रीटमेंट भी और साथ साथ हेल्दी डाइट भी। हेल्दी बिल्कुल, दोनों चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अच्छा, फिर क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है ना, तो मैं क्या चले बहुत सारी चीजें जो है ना हम कम वक्त में जान लें। अच्छा, आजकल जिस तरह हम बालों के हवाले से भी जो है ख़वातीन बहुत ज़्यादा, स्किन तो है ही है, क्योंकि अच्छा दो मेन चीज़ें हैं ना, आपके बाल हो गए, आपके जो है स्किन हो गई, ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बाल भी अच्छे दिखने चाहिए और स्किन भी। तो बालों के हवाले से, बालों के लिए कुछ अच्छे वाइटामिन जो हैं जो बालों के लिए खासतौर पर बेहतर होते हैं, जिनमें बायोटिन होती है या वाइटामिन B12 के कुछ डेरिवेटिव हैं, तो वो आपके बालों को बेहतर करते हैं। लेकिन जब आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, अच्छा हेयर फॉल भी, डाइट का भी बहुत इफेक्ट होता है। अगर आप डाइट हेल्दी नहीं ले रहे होते तो उससे भी आपके बाल गिरते हैं। तीसरा कुछ आपके हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, तो उसको तो खैर आपको टेस्ट करा के वो देखने की जरूरत होती है कि किस किस्म का इम्बैलेंस है हार्मोन्स का, फिर उसकी ट्रीटमेंट है। फिर अगर बाल झड़ गए काफी सारी जगह, फिर PRP उसकी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। आजकल वैसे ही इसका बहुत ज्यादा ये 3-4 सेशन अगर हो जाएं जिससे वजह से बाल गिर रहे हैं तो फिर वो काफी बेहतर ग्रोथ हो जाती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मैंने ली, और कोशिश की कि जो है वो हमारे जितने भी नाजरीन हैं उन तक पहुंचे। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाजरीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।